Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. All right. गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने नंबर्स के बारे में शुरुआत की थी, है ना, डिवीजन के प्रोसेस, इंडेक्स थ्योरम और यूनिट डिजिट साइकिल के बारे में सीखा था। तो ये लास्ट सेशन से रिलेटेड किसी को पूछना हो, इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट, अभी तो अपने माइक म्यूट कर लें। क्लास स्टार्ट हो गई है तो अमित वहां से पेपर पढ़ो और अटेंडेंस चालू करो। चलिए, ऑलराइट। तो भाई लास्ट क्लास से रिलेटेड अगर किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो वो पूछ सकते हैं अभी। नहीं, ठीक है, तो आगे चलते हैं। भाई सामने मैंने स्क्रीन पर आपके लिए कुछ समय से ये रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और नंबर्स लिखे हुए थे। वैसे तो शायद आप लोगों को ये सब पता होने चाहिए, पर फिर भी अगर भूल गए हो या नहीं मालूम हो तो एक बार ये अच्छे से समझ लेने चाहिए और याद कर लेने। ये याद रहने चाहिए क्योंकि कभी भी अचानक से इनकी जरूरत पड़ जाती है। जो पहला रूल है, पहला रिजल्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एन नेचुरल नंबर्स का सम अगर निकालना है, अगर 1 से 50 तक का या 1 से 100 तक का, तो हम कैसे निकालेंगे? जो भी n की वैल्यू है, मान लीजिए 50, तो 50 इंटू 50 प्लस 1 अपॉन 2। इस फॉर्मूले से हम सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकाल सकते हैं। 1 से 50, 1 से 250, 1 से 1000, कुछ भी, ठीक है। फर्स्ट n ऑड नंबर्स यानी 1 3 5 7, अगर इनकी बात करें, और अगर 50 फर्स्ट ऑड नंबर्स का सम चाहिए हो तो हम इससे निकाल सकते हैं। अगर इसी तरह से पहले 50 या पहले 60 या पहले 80 इवन नंबर्स का सम चाहिए तो हम तीसरा फॉर्मूला जो है उससे निकाल सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 से। सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, है ना, पहले n नेचुरल नंबर्स जो उनके स्क्वायर, यानी कि 1 4 9 16 25, ठीक है, जो स्क्वायर्स हैं, अगर उनका सम चाहिए, पहले 50 नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम या पहले 70 स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर का सम, तो इससे निकालते हैं। ये वाला फॉर्मूला, n की जगह पर जितने भी नंबर्स हैं वो रखेंगे हम। और अगर क्यूब्स, मतलब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, यानी कि 1 8 27 64 125, ऐसे हमें 50 टर्म्स का सम या 15 टर्म्स का सम या 40 टर्म्स का सम चाहिए, तो n की जगह पर वही 50 15 या 40 रख के हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो ये पांचों फॉर्मूले आपको पता रहने चाहिए। कभी भी अचानक से अगर जरूरत पड़ जाए, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नंबर्स, फर्स्ट n इवन नंबर्स, फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर या क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो हम इन फॉर्मूले से निकाल पाए। ठीक है, ये सिर्फ याद करना है क्योंकि कभी भी काम आएगा तो आप यूज कर पाएंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं जो ऑलरेडी हम लोगों ने बचपन से पढ़े हुए हैं और बहुत बार यूज किए हुए हैं, पर फिर भी एक बार उनको डिटेल सही से जान लेना जरूरी है बिफोर वी मूव अहेड इन दिस चैप्टर। तो भाई नेचुरल नंबर्स हम सब जानते हैं, 1 से लेके इंफिनिटी तक सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4, जिसमें हम कोई फ्रैक्शंस, कोई डेसिमल नंबर्स नहीं लेते हैं। 1 से इंफिनिटी तक सारे के सारे कंप्लीट नंबर्स, फुल नंबर्स की बात हो रही है। होल नंबर्स की जब हम बात करेंगे तो वही नेचुरल नंबर्स में जीरो और शामिल हो जाएगा, जीरो इंक्लूड हो जाएगा, तो 0 से लेके इंफिनिटी तक जितने नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स हैं। इंटीजर्स आप जानते हो, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जीरो को इंक्लूड करते हो, मतलब नेगेटिव सारे नेचुरल नंबर्स के ही अगर नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए जाए और पॉजिटिव नंबर्स भी ले लिए जाए और जीरो भी शामिल कर लिया जाए तो सारे इंटीजर्स हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको p बाय q के फॉर्म में लिखा जा सके, p बाय q के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, p और q क्या है? p और q होल नंबर्स हैं, p और q होल नंबर्स है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं और वो नॉट डिफाइंड रहती है क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, जैसे 2/5, जैसे 7/3, जैसे 25/4, ये सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। या फिर जैसे -5, जैसे 2, जैसे 0, जैसे 100, ये भी सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके सबके डिनोमिनेटर में 1 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि इन्हें p बाय q, है ना, एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है अगर, तो वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। और ऐसा जो नहीं कर सकते, जिन नंबर्स को हम p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, वो सारे के सारे इररैशनल होंगे। यानी अभी तक हमने जितने नंबर्स की बात की उसमें कहीं भी इररैशनल का
मेंशन नहीं था। मतलब जो नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल में शामिल हैं, जो होल नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स में शामिल हैं। ऊपर से अगर नीचे की तरफ चल रहे हैं हम इस लिस्ट में, तो नेचुरल सारे होल में शामिल हैं, होल सारे इंटीजर्स में शामिल हैं, और सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, प्लस रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं। ठीक है, अब इररेशनल नंबर वो हैं जो इनमें से हैं ही नहीं, ऊपर वाले किसी भी नंबर में नहीं आते, p/q के फॉर्म में भी नहीं लिखे जा सकते, जैसे √2, जैसे √5, जैसे √11। ये क्या है, सारे के सारे स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट की वैल्यू जब भी निकालोगे तो आएगी तो डेसिमल्स में, पर उसे कभी भी p/q में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं किया जा सकता वो अभी आगे बात करेंगे। रियल नंबर्स जो होते हैं वो सारे के सारे रैशनल, सारे के सारे रैशनल और सारे के सारे इररेशनल, जितने हैं दोनों को इकट्ठा कर दो तो सब मिला के कहलाते हैं रियल नंबर्स। रैशनल और इररेशनल मिला के सारे रियल। ठीक है, तो यानी ऊपर लिखे हुए सारे नंबर सब कुछ रियल के अंदर आ गए, सब फ्रैक्शंस भी आ गए, डेसिमल भी आ गए, रूट्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए, जीरो भी आ गया, नेगेटिव नंबर भी आ गए, सब आ गए। ठीक है, अब रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जो इस दुनिया में किसी भी प्रोसेस में कैलकुलेशन में इस्तेमाल होते हैं। किसी भी तरह की कैलकुलेशन हो, फिजिक्स की हो, मैथमेटिक्स की हो, है ना, हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स की हो, अलजेब्रा की हो, वहां पर जितनी भी वैल्यूज कैलकुलेशन में काम में आती हैं वो सब रियल होती है। ठीक है, रूट भी आ गए, फ्रैक्शन भी आ गए, सब आ गया। अब जो इस दुनिया में कैलकुलेट नहीं किए जा सकते, जिनकी वैल्यू निकालना संभव नहीं है, तो वहां पर हम इमेजिनरी नंबर्स की बात करते हैं, जहां पर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर की बात होती है, जिसे हम आयोटा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं निकल सकती तो उसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पे भी √-7 लिखा हुआ है, सो वी राइट दिस एज 7 आयोटा। ठीक है, ये आप जानते हो। और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जो रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन है, यानी a+b आयोटा के फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो 5-7 आयोटा या फिर 3+2 आयोटा। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये जो 5-7 आयोटा है, दिस इज 5 √-7, और यहां पर लिखा हुआ है ये जो, इसको लिख सकते हैं हम 3+√-2। तो इनकी वैल्यू नहीं निकल सकती क्योंकि ये इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन से। तो इसमें एक पार्ट रियल है, जैसे इसमें 5 जो है वो रियल पार्ट है और √-7 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो इनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। वैसे इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स को लोग एक्सचेंजेबली यूज कर लेते हैं, इमेजिनरी को कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स को इमेजिनरी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी नंबर्स की दुनिया है। ठीक है, जिसमें सभी टाइप्स ऑफ नंबर्स का क्लासिफिकेशन, यहाँ बेसिक क्लासिफिकेशन जो है वो कवर अप हो जाता है। इन पूरे नामों को लेकर, इन पूरे सारे नंबर्स को लेकर किसी को कुछ पूछना हो तो वो अभी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एनीवन? नहीं, सब जानते हैं ये ऑलरेडी, यू आर अवेयर ऑफ ऑल दीस थिंग्स, करेक्ट। तो अगर इसी क्लासिफिकेशन को हम जरा ऐसे हायरार्की के फॉर्म में देखें तो सब सारे के सारे नंबर्स जो है दुनिया में और इमेजिन किए जाने वाले वो सारे लें, तो उसमें कुछ रियल होंगे, कुछ इमेजिनरी होंगे। फिर इमेजिनरी को छोड़ दो, रियल में अगर बंटवारा करो तो कुछ रैशनल होंगे, कुछ इररेशनल होंगे। फिर इररेशनल को साइड कर दो तो जो रैशनल हैं उसमें कुछ फ्रैक्शंस होंगे और कुछ इंटीजर्स होंगे, है ना। इंटीजर्स यानी कि जिनके डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, तो फ्रैक्शंस होंगे या इंटीजर्स होंगे। और इंटीजर्स की अगर बात करें तो इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, 0 हो सकता है, और नेगेटिव नंबर हो सकते हैं। और फ्रैक्शंस की बात करें तो उसमें प्रॉपर फ्रैक्शंस हो सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उनको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है। तो न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है तो उसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 9/4 लिखा है तो 9/4 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 होल नंबर 1/4, 2.25। ठीक है, ये 3/2 जो लिखा हुआ है, 3/2 को कैसे लिख सकते हो? इट इज 3/2 मतलब 1.5। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने का तरीका है और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का तरीका है। ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूरे नंबर से रिलेटेड थे। चलिए, अब इंपॉर्टेंट ये आता है कि क्या सभी डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो कोई मुझे बताएगा, ये जो 8.75 लिखा हुआ है, इसे अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करना होगा? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। 875/100। बिल्कुल सही। तो क्या करना होता है भाई, जो 8.75 लिखा हुआ है इसका डेसिमल हम रिमूव करते हैं
तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं, कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 के आगे उतने ही 0 लगा देते हैं, तो ये बन जाता है 875/100। और फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि कैंसिल करेंगे, जिससे भी कॉमन कट रहा होगा, तो 25 से कैंसिल हो रहा है फॉर एग्जांपल ये, तो 25 से कैंसिल करेंगे, 25 × 3 75 बचा, ओके 12 125, तो 25 × 5 और नीचे ये, तो ये आ गया सॉल्व करके 35/4। जब भी 35/4 को सॉल्व करोगे यानी कि 35 को 4 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली 4 8 ज़ा 32, फिर यहाँ बचेगा 3, फिर आप डेसिमल लगाओगे, 0 लगाओगे, फिर 4 7 ज़ा 28, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर एक 0 आएगा, फिर 4 5 ज़ा 20, तो फाइनली रिमाइंडर निल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वापस से वही वाली जो थी ओरिजिनली। ठीक है, तो हम क्या करना है, हमें बेसिकली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जिस फ्रैक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली यही डेसिमल वाली हो जो क्वेश्चन में दी गई। अब जो अगला क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 14.73737373 चलता ही जा रहा है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल प्लेसेस। ऊपर वाला जो था पहला वो टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस था, जो अगला वाला है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल प्लेस, यानी हम उसको 14.73 और 73 के ऊपर बार लगा देते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोई मुझे बताएगा कि इसको अगर P/Q में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? 1473/99। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया। और कोई बताना चाहेगा? 73 - 14 upon 9900। 17 - 14 अपॉन 9900। बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स कर दिए, सब मिक्स करके पता नहीं कुछ तो भी खिचड़ी बन गई है ना, और आंसर गलत हो गया। चलिए सब लोग ध्यान से देखेंगे, वापस से म्यूट कर लीजिए। इसको अगर कन्वर्ट करना हो तो इसका डायरेक्ट टेक्निक जो है, जो आप लोग याद करने की कोशिश तो कर रहे हो पर अधूरा अधूरा याद आ रहा है और कुछ कुछ चीजें भूल गए हो और मिक्स कर दिया है सब कुछ, है ना। तो देखो क्या करना है, ये जो पूरा नंबर है जिसमें एक डेसिमल है, कुछ डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, इस पूरे नंबर को बिना बार बिना डेसिमल के लिखो। तो बिना बार बिना डेसिमल के लिखोगे तो नंबर क्या होगा, 1473। ठीक है, इसमें से आप माइनस करोगे, क्या करोगे, माइनस बार के पहले वाला नंबर, जो बार के पहले पहले नंबर है, कितना नंबर है, 14। 73 बार लगाओ, 73 पे बार लगाए, 73 के पहले क्या नंबर है, 14। तो 1473 में से आप 14 माइनस करोगे और नीचे डिनोमिनेटर में उतने 9 लिखोगे जितने डिजिट्स पे बार लगा है। डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स पे बार है, कितने डिजिट्स हैं, 2, तो नीचे 2 9। फिर से सुन लो क्या किया मैंने, पूरा नंबर बिना बार बिना डेसिमल के लिखो 1473, उसमें से माइनस करो बार के पहले वाला नंबर यानी कि 14 और डिवाइड करो उतने 9 से जितने डिजिट्स पर डेसिमल के बाद बार लगा हुआ है। तो ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, 1459/99। ये वो फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू यही आएगी जब भी सॉल्व करोगे, 14.73737373 आता रहेगा। ठीक है, अब ये जो था क्वेश्चन, ये प्योर रिकरिंग डेसिमल प्लेस का था। प्योर रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सब रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे जो रिपीट हो रहे थे, डेसिमल के बाद एक डिजिट भी हो सकता है रिपीट होता हुआ, जैसे कि 7.333333, ऐसा भी हो सकता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 7.3 बार, तो हम कैसे करेंगे इसको, 73 है ना, पूरा नंबर बिना बार बिना डेसिमल के, -7 और अपॉन 9, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 66/9 यानी कि 22/3। इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो 7.3333 आता रहेगा। करेक्ट है, ये प्योर रिकरिंग है, मतलब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है या 2 है या 3 है, सब रिपीट हो रहे हैं। अब अगला लास्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, वो है मिक्स्ड रिकरिंग का। मिक्स्ड रिकरिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नंबर है 5.312 और सिर्फ 12 पे बार लगा है, 3 पे नहीं लगा। ठीक है, 5.312 है और 1 और 2 पे बार है, 3 पे नहीं है, क्योंकि 3 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 12 12 12 12 रिपीट हो रहे हैं। करेक्ट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, वापस ध्यान दें, पूरा नंबर पहले तो बिना बार बिना डेसिमल के लिखें, पूरा नंबर बिना बार बिना डेसिमल के यानी कि 5312 लिख दिया, माइनस क्या करना है, बार के पहले वाला नंबर, बार के पहले कितना नंबर है, 5 और 3 यानी कि 53 है,
बार के पहले है ना, डेसिमल के पहले नहीं, बार के पहले। तो 1 2 के पहले 53 मिल रहा है, तो वो ले लिया, माइनस कर दिया, और अपॉन में, अब ध्यान दें, जितने डिजिट्स पे बार लगा है उतने 9, यानी कि 2 9, और जितने डिजिट्स पे डेसिमल के बाद बार नहीं है, हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स की बात कर रहे हैं। तो डेसिमल के बाद पिछले क्वेश्चन में तो 2 डिजिट्स पे बार लगा था, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं जिसमें से 2 पे बार है, 1 पे नहीं है, तो इसलिए 2 9 और 1 0 भी। जितने डिजिट्स पे बार नहीं लगा है डेसिमल के बाद उतने 0 भी लगाएंगे नीचे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, पूरा माइनस करके 5 2 53 माइनस करना है, 5259 अपॉन 990। इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो एग्जैक्टली 5.3121212 ही आएगी ये। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमें किसी भी डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर को, यानी कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस हो, वो रिकरिंग डेसिमल प्लेस हो, रिकरिंग में भी प्योर रिकरिंग हो या मिक्स्ड रिकरिंग हो, हम दोनों को, हम सभी को कन्वर्ट कर सकते हैं p/q के फॉर्म में। यानी कि ये जो लिखा हुआ नंबर है ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q में कन्वर्ट हो पाया। ऊपर जो लिखा था वो भी रैशनल था, वो भी p/q में कन्वर्टेबल था, और जो लास्ट वाला है वो भी p/q में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी रैशनल है। तो हम डेसिमल प्लेस देख के कैसे पहचाने कि वो रैशनल है या नहीं? तो सिंपल सा रूल, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस है तो रैशनल है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, रिकरिंग डेसिमल प्लेसेस है, तो भी वो रैशनल यानी कि p/q में कन्वर्टेबल है। अगर कोई ऐसा डेसिमल प्लेस आ जाए जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिकरिंग हो, ना तो टर्मिनेटिंग ना तो रिकरिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे नंबर है 7.4132679486321865 देख रहे हो आप, ये चलता चला जा रहा है और कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। तो ऐसे वाले जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये इररेशनल होते हैं। इररेशनल होते हैं यानी कि इनको कभी भी p/q में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और एग्जांपल के लिए क्या चीजें हैं, जब आप रूट ऑफ प्राइम नंबर निकालते हो, √5 निकालते हो, √7 निकालते हो, √23 निकालते हो, √41 निकालते हो, तो इनकी जो वैल्यूज आती हैं डेसिमल में वो सारी की सारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती हैं, इसलिए वो इररेशनल होती है। ठीक है, और रैशनल इररेशनल को इकट्ठा कर दो, सब मिला के सारे रियल नंबर्स की पूरी फौज बन जाती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये किसी को डाउट है रैशनल इररेशनल को लेकर और डेसिमल के कन्वर्जन को लेकर? सर लास्ट वाला समझा दीजिए, 5.3121212 वाला। बिल्कुल, देखो 5.3121212 चल रहा है, यानी कि हम नंबर को लिख सकते हैं 5.312 और सिर्फ 12 पे बार। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, पहले तो जो हमारा रूल है कि पूरा नंबर बिना बार और बिना डेसिमल के लिखो। तो हमारा नंबर हो गया 5312, उसमें से माइनस क्या करना है, बार के पहले वाला नंबर। बार कितने पे लगा है, 1 और 2 पे, तो उसके पहले क्या नंबर है, 5 और 3 यानी कि 53। तो 5312 में से 53 जो बार के पहले वाला नंबर है वो हम माइनस करेंगे, और नीचे डिनोमिनेटर में उसके बाद जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 लिखेंगे। तो 2 डिजिट्स पे बार था 1 और 2 पे, उतने हमने 9 लिखे, 2 9, और 1 डिजिट पे बार नहीं था डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद 1 डिजिट बिना बार वाला भी था, तो उतने 0 भी लिखेंगे। जब बार नहीं होता है तो नीचे 0 लगाते थे ना, पहले क्वेश्चन में लगाया था हमने टर्मिनेटिंग वाले में। तो जिन पे बार नहीं है डेसिमल के बाद उनके लिए 0, और जिन पे बार है डेसिमल के बाद उनके लिए 9। ठीक है, तो 9 9 पहले बार वाले 9 लगाएंगे और फिर बिना बार वाले के 0 उसके आगे लगाएंगे, 9 9 के आगे। हाँ जी, क्लियर हुआ शुभम? यस सर। ऑलराइट, परफेक्ट। चलिए, अब इन्हीं नंबर्स का कुछ और तरह का क्लासिफिकेशन भी होता है जो हम ऑलरेडी जानते हैं। भाई जो नेचुरल नंबर्स है उसमें हम इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का बंटवारा कर सकते हैं, जो आप जानते हैं। इवन कौन से होते हैं, ऑड कौन से होते हैं? इवन जो 2n के फॉर्म में होते हैं, और ऑड जो 2n-1 के फॉर्म में होते हैं, जहां पे n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हो आप। फिर हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं और हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं, है ना। प्राइम नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जिनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर और एक 1, और 2 अलग अलग फैक्टर्स ही होने चाहिए, है ना। एक ही फैक्टर को 2 नहीं बोल सकते, इसीलिए 1 को प्राइम नहीं कहा जाता। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, क्योंकि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं,
वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। दो से ज्यादा फैक्टर जब होंगे, दो से ज्यादा नंबर से अगर वो नंबर डिवाइड हो सकता है तो वो कंपोजिट है। और अगर एग्जैक्टली दो ही डिवाइजर्स हैं, उसके दो ही फैक्टर्स हैं, तो वो प्राइम है। और अगर दो से कम फैक्टर हैं तो फिर वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, जैसा कि 1। ठीक है, 0 को हम नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट मानते हैं, और 1 को हम नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट मानते हैं, और 0 को भी नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट मानते हैं। तो 0 और 1 प्राइम और कंपोजिट में शामिल नहीं होते। और ऊपर अगर इवन और ऑड की बात करें तो 0 दोनों में शामिल नहीं होता। कई लोग 0 को इवन मान लेते हैं, प्लीज 0 इज नॉट इवन, 0 इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो इवन नंबर 2 से शुरू होते हैं और ऑड नंबर 1 से, और प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं और कंपोजिट नंबर 4 से। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और ये बात जानते ही हैं कि 2 जो है वो इकलौता इवन प्राइम नंबर है। 2 इकलौता इवन प्राइम है, उसके बाद कोई भी और प्राइम नंबर इवन नहीं होता 2 के बाद, है ना। सारे प्राइम नंबर जितने भी मिलेंगे आपको वो सब ऑड ही होंगे, सिर्फ 2 ही इकलौता इवन प्राइम नंबर है। चलो, इसके अलावा कुछ नंबर्स की आपस में रिलेटिव प्रॉपर्टीज होती है। रिलेटिव प्रॉपर्टीज में ट्विन प्राइम किसे बोलते हैं? ट्विन प्राइम ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, जिनका डिफरेंस 2 हो, जैसे 3 और 5 ये ट्विन प्राइम है, जैसे 11 और 13 ये ट्विन प्राइम है, जैसे 41 और 43 ये ट्विन प्राइम है ना। ऐसे कोई भी दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में एग्जैक्टली 2 का डिफरेंस है ना। हम 2 और 3 को ट्विन प्राइम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके बीच में 1 का ही डिफरेंस है, 2 का नहीं। ये जस्ट कॉन्जिक्यूटिव है, इसलिए इनको ट्विन प्राइम नहीं बोल सकते। ठीक है, ट्विन प्राइम तभी बोलेंगे जब दोनों प्राइम नंबर्स होंगे और दोनों के बीच में सिर्फ एग्जैक्टली 2 का ही गैप होगा, जैसे 71 और 73 भी। ठीक है, ये सारे के सारे ट्विन प्राइम के एग्जाम्पल है। ठीक, अगला को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं भाई? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। मतलब कोई ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो फुल्ली, कंप्लीटली, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता 1 के अलावा। 1 तो खैर सभी का फैक्टर है और 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं, तो हम 1 की बात नहीं कर रहे। हम 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दो नंबर्स के बीच में, या 3 नंबर्स के बीच में, या 5 नंबर्स के बीच में, कितने भी नंबर्स को को प्राइम बोल सकते हैं हम, तो हम उनको को प्राइम कहते हैं। जैसे अगर मैंने मान लो 11 और 29 ले लिया, तो ये तो दोनों प्राइम ही है ऑलरेडी। 11 और 29 तो दोनों ही प्राइम है, तो इनका तो कोई कॉमन फैक्टर निकलना ही नहीं है 1 के अलावा, तो ये तो को प्राइम है ही। पर अगर मैं मान लो एक 21 ले लूं और एक 80 ले लूं, 21 के फैक्टर्स क्या है? 21 के फैक्टर्स हैं 3 × 7, 1 के अलावा। अपन 1 को नहीं काउंट कर रहे हैं, ठीक है, 1 तो है ही, उसकी हमें उसके लिए ध्यान नहीं देना। और 80 जो है वो क्या है? 2 × 2 × 2 × 2 × 5, ये 80 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो 80 के फैक्टर्स और 21 के फैक्टर्स में देखो कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे 21 और 80 दोनों कैंसिल होते हो या डिवाइड होते हो। तो 21 और 80 वैसे तो अपने आप में कंपोजिट नंबर है, पर ये एक दूसरे के लिए को प्राइम है। दीज आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, दो प्राइम अगर नंबर है 11 और 29 जैसे, तो वो तो को प्राइम होंगे ही होंगे, क्योंकि वो तो खुद ही प्राइम है, तो उनका फैक्टर एक दूसरे को तो काट ही नहीं सकता। पर दो कंपोजिट नंबर या एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। जैसे यहां ले लें 11 और यहां ले लें अपन से 70, तो 11 क्या है भैया? 11 तो सिर्फ 11 से ही कटता है, और 70 2 और 5 और 7 इन तीनों से कटता है। ठीक है, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, इसलिए 11 और 70 भी क्या है? को प्राइम पेयर है। किसी को कुछ पूछना है? इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम या को प्राइम से रिलेटेड? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? सर हाँ जी, बोलिए नाज। प्राइम नंबर एक बार और समझा दीजिए। कौन से? को प्राइम। को प्राइम, मैंने बोला को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर्स हैं, एक नंबर ये वाला है, एक नंबर ये वाला है। ठीक है, इन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। फैक्टर समझते हो नाज? सर समझते हो? तो भाई फैक्टर नहीं है कॉमन। ठीक है, मैंने मान लो एक नंबर ले लिया 50, ठीक है, और दूसरा नंबर ले लिया 125। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 50 के फैक्टर क्या है? 2 × 5 × 5, और 125 के फैक्टर क्या है? 5 × 5 × 5। तो क्या ये को प्राइम हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के दोनों 5 से कट जाएंगे। 50 भी 5 से कटता है, 125 भी 5 से कटता है।
है ना, दोनों 25 से भी कट जाएंगे, 50 भी 25 से कटता है और 125 भी 25 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये कोप्राइम नहीं है, राइट। अगर मुझे कोप्राइम ढूंढना है तो कैसा होना पड़ेगा, मान लो एक नंबर है 50 और दूसरा नंबर है 27, तो 50 क्या है भैया 2 × 5 × 5 और 27 क्या है 3 × 3 × 3। क्या 50 में और 27 में कोई भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है जिससे दोनों नंबर कट जाएं, 50 और 27 दोनों कैंसिल हो जाएं, ऐसा कोई नंबर है ना आज? नो सर। नहीं है। तो ये दोनों नंबर जो हैं कोप्राइम है, दीज आर कोप्राइम, यस सर। ठीक है। और ऐसे 3 भी हो सकते हैं, हमने 50 भी ले लिया, 27 भी ले लिया और एक 121 भी ले लिया। अब ध्यान से देखो, चलो 121 भी नहीं लेता मैं तो 77 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 50 क्या है 2 × 5 × 5, 27 क्या है 3 × 3 × 3 और 77 क्या है 7 × 11। तो 7 × 11 में 3 × 3 × 3 में और 2 × 5 × 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो फिर 50, 27 और 77 ये तीनों को प्राइम है, आपस में एक दूसरे के लिए को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि एक के फैक्टर दूसरे को नहीं काट सकते, दूसरे के फैक्टर पहले को नहीं काट सकते, पहले का फैक्टर तीसरे को नहीं काट सकता, तीसरे के फैक्टर पहले और दूसरे को नहीं काट सकते। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन नंबर नहीं जिससे तीनों डिवाइड हो जाए, तो ये तीनों आपस में को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे। क्लियर है ना सब? यस सर। और किसी का कोई डाउट भाई? नहीं, चलिए तो आगे चलते हैं। अब आपके लिए आ गए हैं कुछ क्वेश्चंस। तो सामने आपके स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, और आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर फटाफट से अपना अपना कॉपी पेन निकाल लें और सॉल्व करें, फटाफट से आंसर निकालें और तीनों आंसर एक बार में चैट बॉक्स में भेजने हैं। 1 बाय 1 मत भेजिएगा, आपको एक ही बार में एक साथ तीनों के आंसर लिख के भेजने हैं, ठीक है। सो यू हैव जस्ट 2 minutes टू आंसर these 3 questions। चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर भी मत डालिएगा, आप तो पहला आंसर कॉमा दूसरा आंसर कॉमा तीसरा आंसर करके लिख दीजिएगा। जो आंसर नहीं निकल पा रहा हो तो उसकी जगह पे एक्स लिख दीजिएगा, जिससे कि ऑर्डर ना बिगड़े। ऑलराइट, डू इट। तो भाई देखें जरा इन आंसर्स को किस तरह से करना है। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, तो आप देख ही पा रहे हो 135/999। इसको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 5/37, ठीक है। तो दोनों ही आंसर्स मैंने सही माने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन शायद समझने में प्रॉब्लम हुई कुछ लोगों को, तो इस वजह से वो आंसर ठीक नहीं निकाल पाए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वैल्यू है डी विच इज 0.ABCD ABCD ABCD ABCD, मतलब 0.ABCD बार। ABCD जो है वो डिजिट्स हैं, करेक्ट, डिजिट्स हैं। तो 0.ABCD बार ये नंबर है। अब इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा ABCD/9999। अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि इस नंबर को जो 0.ABCD बार है या फिर ABCD/9999 है, इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट जो आए वो नेचुरल नंबर आए। शायद कुछ लोगों ने क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा, लोगों ने ABCD/9999 को ही आंसर मान लिया, है ना। कई बार यही गलती होती है, कैंपस में भी यही गड़बड़ हो जाती है कि हम आंसर्स निकालने के लिए क्वेश्चन को पूरा सही इंटरप्रेट ही नहीं करते, क्वेश्चन सही इंटरप्रेट नहीं करते, उस वजह से हम कुछ और आंसर निकाल देते हैं और फाइनली सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो पूछा क्या है कि ABCD/9999 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये फुल्ली होल नंबर या नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे डिनोमिनेटर को हटाना है, तो मुझे इसको 9999 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होल नंबर ABCD में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड? द आंसर इज 9999। मुझे 9999 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा। सो दैट इज माय आंसर, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन में तो भाई पहला आंसर किसी ने 10 ही निकाल दिया था, है ना। ध्यान से फिर से शायद क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्या लिखा है? सम ऑफ फर्स्ट 4
सम ऑफ फर्स्ट फोर कॉन्जिक्यूटिव ऑड, फर्स्ट फोर नहीं है सॉरी, सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 96। कोई भी बीच में से चार कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए हैं जिनका सम 96 है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर? तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए। कुछ लोगों ने शायद जो नंबर्स होंगे वो a+2, a+4, a+6 ऐसे माने होंगे और इन सब का सम किया होगा, सम इज इक्वल टू 96 लिया होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? लोगों ने a-1, a+1, a-3 और a+3 ऐसे भी मान सकते हो आप चारों नंबर्स। ये भी चार कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, इनका सम 96 ले लो और सॉल्व करके a निकाल के फिर पहले और तीसरे की वैल्यू निकाल के आप उनका आंसर निकाल सकते हो। इसमें पहला कौन सा है a और तीसरा कौन सा है a+4, और दूसरा वाला अगर आपने अज्यूम किया है तो पहला a-3 हो जाएगा, तीसरा a+1 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों इन सबका सम जो है आप 96 मानोगे और सॉल्व करके आप वैल्यू निकालोगे। ये दोनों अलग अलग तरीके हैं, है ना। ये पहला तरीका सॉल्व करने का, ये दूसरा तरीका सॉल्व करने का। दोनों से ही आंसर आप निकाल सकते हो, पहले और तीसरे का सम आ जाएगा 46। और मैं ऐसे बोलना चाहूंगा कि इस सवाल का आंसर तो शायद काफी लोग निकाल लेंगे, पर आंसर हमने कैसे निकाला that makes a big difference, because that is how it will be decided how much time we are going to consume in solving this question and getting the answer. क्योंकि कैंपस में जब आप टेस्ट देने वाले हो तो इंपॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपको सही आंसर निकालना आ गया या सही आंसर आप निकाल पाए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप सही आंसर कितनी जल्दी निकाल पाए। क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं जहां पर हमें 3 घंटे में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। अब हम एप्टीट्यूड टेस्ट देने जा रहे हैं जहां पर हमें 1 घंटे में 50 क्वेश्चन या 35 मिनट में 35 क्वेश्चन या 90 मिनट में 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट या उससे कम समय मिलेगा, तो ऑब्वियसली हम हर क्वेश्चन को मेथोडिकली इक्वेशन बना बना के पूरा पेज भर भर के सॉल्व नहीं कर सकते। दैट मच टाइम वी डोंट हैव। हम पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आधे से आधा पेपर भी नहीं अटेम्प्ट हो पाएगा। सो वी हैव टू इंक्रीज आवर स्पीड। तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका क्या हो सकता है कि भाई अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, सोचना जरा, ठीक है, इनका एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा? एवरेज आएगा बीच वाले दोनों की मिड वैल्यू, है ना। मैं एग्जांपल लूं पहले समझाने के लिए। अगर 7, 9, 11 और 13 ये 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो इनका अगर चारों का एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा? एवरेज आएगा 10। ठीक है, और वहां ऊपर सम दिया हुआ है 96, तो एवरेज क्या है? एवरेज है 96/4। 96/4 यानी कि 24। तो 24 इज माय एवरेज। 24 अगर ये है तो चारों नंबर्स क्या हैं? ये है 23, इधर है 21, इधर है 25 और इधर है 27। अगर 24 इनका एवरेज है तो चारों नंबर्स क्या होंगे? 21, 23, 25, 27 हम इमीडिएटली निकाल सकते हैं। सम यहाँ पे 96 है तो एवरेज हुआ 24, तो चारों नंबर्स क्या हो गए? मतलब 24 के एक एक कम ज्यादा करो 23, 25 और दो दो और कम और ज्यादा करो पीछे करो तो 21 और 27। तो ये हो गए मेरे चारों नंबर्स। पहले और तीसरे का सम पूछा है, यानी 21 और 26 का सम 21 और 25 का सम पूछा है, विच इज 46। दैट इज योर आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं इसी में और ले लूं कि अगर मान लो चारों का सम जो है वो दिया होता 80। चारों का सम अगर 80 होता तो एवरेज क्या होता? 80/4 यानी कि 20। तो मैं 20 को बीच में लिखता और चारों नंबर्स क्या होते? एक नंबर होता 19, उसके पहले वाला होता 17 और 20 के बाद वाला एक होता 21 और एक होता 23। अब मुझे जो भी पूछा जाए, मुझे पहला नंबर पूछ लें, पहले तीसरे का सम पूछ लें, पहले और चौथे का सम पूछ लें, कुछ भी पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। पहले और चौथे का सम कितना आएगा यहाँ पर? 40। गॉट इट? तो हम हर बार इक्वेशन बनाएं ये जरूरी नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, कॉमन सेंस लगाएं, उससे भी आंसर निकल सकते हैं एंड फार अर्लियर निकल सकते हैं, बहुत जल्दी निकल सकते हैं। मतलब बजाय 1 मिनट खर्च करने के हम शायद 10 सेकंड में भी आंसर बता पाएं। दैट इज पॉसिबल। ऑलराइट, चलिए अगले 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए वापस से क्विक। तो 2 क्वेश्चन और आपके लिए टाइम है 2 मिनट। जल्दी से दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आपको चैट बॉक्स में कॉमा से सेपरेट करके मतलब आप तो ऑप्शन ही लिखना है, अब आपको वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट राइट द ऑप्शन नंबर, जिसका जो ऑप्शन सही है कॉमा से सेपरेट करते हुए दोनों के आंसर एक साथ दे दीजिए। क्विक। तो सही आंसर क्या है भाई इन क्वेश्चंस के? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी है डी, दैट इज 127।
127 प्राइम नंबर है नीचे चारों ऑप्शंस में से, और ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है परफेक्ट स्क्वायर। कुछ लोगों ने लिखा है ऑड नंबर होगा, कुछ लोगों ने परफेक्ट क्यूब लिखा है, पता नहीं कैसे लिखा है, क्यों निकाला है। सिंपल देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है द नंबर वन मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इन एनी पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स। एनी पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स मतलब ट्विन प्राइम्स का प्रोडक्ट करके उसमें 1 ऐड करने पर जो नंबर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? क्या हमेशा एक परफेक्ट नंबर आएगा, परफेक्ट क्यूब आएगा? क्या हमेशा एक प्राइम नंबर आएगा? क्या हमेशा एक ऑड आएगा? जरूरी नहीं है। ध्यान दें, क्या करना है भाई, अब परफेक्ट स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा ध्यान से देखें भाई। अगर मैंने दो कोई भी ट्विन प्राइम लिए, जैसे मान लो 3 और 5 लिए, ठीक है, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, उसमें +1 करो तो क्या आएगा 16। 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, करेक्ट है। कोई भी और दूसरा ले लो आप, 11 और 13 ले लो, 11 और 13 ले लो और उनको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 11 × 13 143, उसमें +1 करोगे तो क्या आएगा 144, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। क्या हमेशा ऐसा होगा? हाँ हमेशा ऐसा होगा। और क्या ऐसा हमेशा ट्विन प्राइम्स के साथ होगा? अरे भाई ट्विन प्राइम्स के साथ तो होगा ही। कोई भी ऐसे दो नंबर ले लो, कोई भी ऐसे दो नंबर ले लो जिनके बीच में 2 का गैप हो, मतलब 2 का डिफरेंस हो, उनके साथ हमेशा ये कंडीशन ट्रू होगी। मैं तो मान लो 6 और 8 ले लेता हूं, है ना। 6 और 8 तो प्राइम नहीं है, पर 6 और 8 के बीच में 2 का गैप है ना। तो ट्विन प्राइम में भी 2 का गैप होता है, तो इसलिए वो 2 के गैप की कंडीशन है, ना कि ट्विन प्राइम की। ठीक है, अगर 2 के गैप वाले कोई भी दो नंबर्स लोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसमें 1 ऐड करोगे, तो हमेशा जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। अब क्यों आएगा भाई? सिंपल सी बात है, अगर कोई दो नंबर्स के बीच में 2 का गैप है तो आप उसके बीच वाला नंबर से -1 और +1 मान सकते हो इनको। इसको अपन 7 - 1 और 7 + 1 लिख सकते हैं। 6 को 7 - 1 और 8 को 7 + 1। 2 का डिफरेंस है तो बीच वाला नंबर लो, उससे एक कम है और एक ज्यादा है, तो ये क्या होता है a - b a + b, ये होता है a² - b² यानी कि 7² 49 - 1, और उसमें +1 करोगे तो क्या होगा 1 1 कैंसिल होके आपको सिर्फ 7 का स्क्वायर यानी कि 49 ही मिलेगा। तो ऐसा तो हमेशा ही होना है। अगर मैं यहाँ 19 और 21 भी ले लूं, 19 और 21 ले लूं और बोलूं इनको मल्टीप्लाई करके +1 करके क्या आएगा, तो ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर आएगा। क्यों? ये क्या है 20 - 1, ये क्या है 20 + 1, राइट, और +1 तो आखिरी में है ही, तो 20 - 1 20 + 1 क्या है 20 का स्क्वायर -1, और +1 करोगे तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400 ही तो मिलेगा आपको, राइट। सो दिस कंडीशन की परफेक्ट स्क्वायर आए कब? कोई भी ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, उनको मल्टीप्लाई करके +1 करोगे तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा। रादर उन दोनों नंबर्स के बीच का जो नंबर है उसका ही स्क्वायर मिलेगा, है ना। 3 और 5 वाले में किसका स्क्वायर मिल रहा है? 4 का स्क्वायर मिल रहा है। 11 और 13 वाले में किसका स्क्वायर मिल रहा है? 12 का स्क्वायर मिल रहा है। 6 और 8 वाले में 7 का मिल रहा है, और 19 और 21 वाले में 20 का स्क्वायर मिल रहा है, राइट। आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल सा लॉजिक है और ये हमेशा के लिए याद कर लोगे तो कभी कोई चांस है ही नहीं गलत होने का, और फटाफट आंसर हम 1 सेकंड में लिख पाएंगे, है ना, जस्ट इन 1 सेकंड। वी डोंट नीड टू सॉल्व इट, वी डोंट नीड टू ट्राई इट इवन। चलो 5वें क्वेश्चन का आंसर डी है। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ऐसे प्राइम नंबर को देख के कैसे पहचानेंगे, है ना। हाउ वुड वी आइडेंटिफाई कि ये प्राइम है ये प्राइम नहीं है? क्योंकि भैया चलो अपने को 100 तक के प्राइम तो मालूम होंगे, है ना। अगर मैं पूछूं 90 की सीरीज में कौन सा प्राइम होता है तो 97 होता है ना। फीलिंग से भी समझ में आ जाता है, अगर याद हो थोड़ा बहुत, थोड़ा सा हम प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे समझ जाएगा। 70s की सीरीज में 71 और 73 होते हैं और 79 होता है। 71 73 79 ये प्राइम है 70 की सीरीज में। अगर कोई मेरे से 40 की सीरीज में पूछेगा तो 40 की सीरीज में 41 और 43 प्राइम है, ठीक है, और 47 प्राइम है, राइट। तो अब 100 के बाद वाले तो याद नहीं है, तो क्या करना है? तो दो कंडीशन याद रखो, दो कंडीशन याद रखो। ऑल्दो पहली कंडीशन एकदम फुल प्रूफ नहीं है, पहली कंडीशन से एकदम 100% परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, पर थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और दूसरी कंडीशन तो एकदम श्योर है, उससे तो 100% आंसर मिल ही जाता है, ठीक है। पहला तो ये कि जो स्क्वायर्स होते हैं, सॉरी जो प्राइम नंबर्स होते हैं, स्क्वायर बोल रहा हूं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमेशा 6n+1 के फॉर्म में होते हैं। ये शायद आपने पढ़ा भी हुआ होगा कभी ना कभी। प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो 6n+1 या 6n-1 के ही फॉर्म में होंगे, ऑलवेज 6n+1 या 6n-1 के फॉर्म में होंगे। तो कुछ ऑप्शन तो इसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे तुरंत। कौन कौन से ऑप्शन 6n+1 या 6n-1 के फॉर्म में नहीं है? एक 117 नहीं है, 120 - 3 हो रहा है, और 129 भी नहीं है। ये दोनों तो 6n+1 या 6n-1 है ही नहीं,
तो इसलिए ये दोनों तो प्राइम हो ही नहीं सकते। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, 119 और 127। तो अगर टेबल याद हो तो आपको याद हो जाना चाहिए कि 17 7 119 होता है, 17 7 119 होता है, तो इसलिए वो भी प्राइम नहीं है। बचा रह गया 127, तो वो प्राइम है। ठीक है, तो ऐसे करके हम एलिमिनेट करते हैं फटाफट फटाफट कौन कौन से प्राइम नहीं है, तो बच जाएगा अपने आप प्राइम वाला और वो प्राइम हो जाएगा। दूसरा तरीका जो एकदम श्योर है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, वो कौन सा है, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट जज करो, मतलब अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं चाहिए अपने को, अप्रॉक्स स्क्वायर रूट चाहिए। जैसे 119 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 121 होता है 11 का स्क्वायर, तो 119 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 10 पॉइंट समथिंग होगा, 10 पॉइंट समथिंग होगा। तो 10 तक जो जो प्राइम नंबर्स हैं कौन कौन से, 2 3 5 और 7, क्या करो उसके स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आ रही है लगभग वहां तक के जो प्राइम नंबर्स हैं उनसे चेक कर लो कि ये डिवाइड तो नहीं हो रहा। अगर 119 इनमें से किसी से भी डिवाइड हो जाए तो वो प्राइम नहीं है, और अगर इनमें से किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम है। आपको इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर रूट तक के प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी देख लेनी है। अगर डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है, और डिवाइड नहीं हुआ तो 100% प्राइम है। ठीक है, तो यहां पर तो 119 जो है वो 7 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो प्राइम नहीं है। 117 जो है वो तो दिख ही रहा है 3 से कट रहा है, इट इज डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट्स जानते हो ना, सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 3 हो तो 3 से कट जाएगा। 129 का स्क्वायर रूट क्या, मतलब स्क्वायर रूट क्या होगा, 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग होगा। ये किसी से कट रहा है क्या, तो भैया ये भी 3 से कट गया, 9 और 3 12, सम ऑफ डिजिट्स 3 से कट गया इसलिए। अब इसका स्क्वायर रूट देखो, 127 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 11 पॉइंट समथिंग। तो 11 तक के प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11। 11 तक के प्राइम नंबर्स, 127 के स्क्वायर रूट तक के प्राइम नंबर्स कितने हैं, 2 3 5 7 11। तो इनमें से किसी से कट रहा है क्या, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा और 11 से भी नहीं कट रहा। अगर इनमें से किसी से नहीं कटा तो 127 प्राइम है। ठीक है, तो 6n + 1 6n - 1 की कंडीशन से फटाफट फिल्टर लगा के थोड़े ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, और बाकियों में ये डिविजिबिलिटी रूल वाला चेक कर लो। क्या करना है चेक, जो भी नंबर है उसका जो लगभग स्क्वायर रूट होगा अप्रोक्सीमेटली, वहां तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं 2 से लेके वहां तक उस स्क्वायर रूट तक, उन सबसे डिविजिबिलिटी देख लो। अगर डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है, डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम है। चलिए, किसी को कुछ पूछना है, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन, डाउट? सर जैसे 7 के बाद 9 11 डायरेक्ट आ गए, 7 के बाद 9 नहीं आ सकता है। किस में, किस क्वेश्चन में 7 के बाद 9 नहीं आ सकता? क्वेश्चन नंबर 5। अरे तो भाई यहाँ बोल रहे हो कि 7 के बाद 9 से क्यों नहीं डिविजिबिलिटी चेक की, ये पूछ रहे हो? आवाज नहीं आई संतोष, फिर से बोलो। यस सर। अरे भाई प्राइम नंबर से चेक करना है, 9 प्राइम थोड़ी है, 9 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो 2 से, 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, अगर स्क्वायर रूट और बड़ा है तो फिर उसके बाद 13 से, फिर 17 से करोगे, 9 से या 15 से थोड़ा ना करोगे, क्योंकि हमें सिर्फ प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। यस सर। ठीक है संतोष, क्योंकि जो 9 से कटने वाला है वो तो उसके पहले 3 से ही कट गया होगा। 9 से क्यों चेक करना, क्योंकि 9 से कटेगा या नहीं कटेगा इसकी जरूरत ही चेक करने की, क्योंकि हम 3 से चेक कर चुके हैं। जो 9 से कटने वाला है वो तो 3 से पहले ही कट जाता ना, 9 तक पहुंचना ही नहीं पड़ता। हमें सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करना है। चलिए, और कोई डाउट किसी का? सर हाँ बोलिए। 6n + 1 और 6n - 1 कैसे अप्लाई करेंगे? 6n - अच्छा, जो नंबर है क्या वो 6 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा है? देखो जरा प्राइम नंबर्स देखें अपन, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर होता है 2, देखो 2 3 तो छोटे छोटे हैं, अपन 5 से चालू करें, 5 7 11 13 फिर 17 फिर से क्या कहते हैं, अब तक कौन सा अगला होता है, 23 19 भी होता है, 19। 6n - 1 नहीं लगता, ओके वो परफेक्ट स्क्वायर में लगता है। ठीक 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 ठीक, तो ये पहली वाली कंडीशन को थोड़ा सा अपन स्किप कर देंगे। यहाँ ये मैं परफेक्ट स्क्वायर मिक्स कर गया, थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन यहाँ पर मिक्स हो गई। सो दिस हैज नॉट टू बी अप्लाइड, दिस शुड नॉट बी अप्लाइड ओवर हियर फॉर प्राइम नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर चेक कर रही कंडीशन है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं ना आपने, है ना, वो 25 होता है, 36 होता है, 49 होता है, वो वहां पर वो कंडीशन लगती है। अपन उसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, 6 का मल्टीपल 6n + 1 6n - 1। डोंट अप्लाई दिस, ओनली अप्लाई
जो स्क्वायर रूट तक के प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन है सिर्फ उसे ही अप्लाई करें। ठीक है, सॉरी विकू, थोड़ा सा यहाँ पर मिक्सअप हो गया, ओके सर। और ये कंडीशन नहीं लगानी है। चलिए, और कोई डाउट किसी का? ठीक है, थोड़ा सा वैसे अगर मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूं वहां पर, देखो जो ये नंबर्स हैं सारे के सारे, अपने छोटे नंबर्स को छोड़ दो, 5 को देखो, 5 जो है वो 6 - 1 है, 7 जो है वो 6 + 1 है। विकू आपसे ही बात कर रहा हूँ, वापस से थोड़ा सा वापस से हेल्प कर रहा हूँ, उसको आपको करेक्ट करवा रहा हूँ। यस सर। 11 जो है वो 12 - 1 है, 13 जो है वो 12 + 1 है, 17 जो है वो 18 - 1 है, 19 जो है वो 18 + 1 है ना। अगला प्राइम नंबर देखो 23 जो कि 24 - 1 है। अगला प्राइम नंबर देखो 29 है ना, जो कि 30 - 1 है। आप देख पा रहे हो ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ये 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा या 6 के मल्टीपल से एक कम है। दिख रहे हैं आपको? चलो मैं वापस से करेक्ट करवा रहा हूं। यस सर। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, कोई बड़ा प्राइम नंबर भी लोगे, मान लो 73 ले लिया, तो 73 इज 72 + 1। 72 6 का मल्टीपल है, 6 की टेबल में आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जो भी नंबर दिया है उसको 6 से डिवाइड करो। 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बच रहा है वो देखो। अगर रिमाइंडर 5 बच रहा है या रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है, रिमाइंडर अगर 5 बच रहा है या रिमाइंडर 1 बच रहा है, मतलब वो नंबर 6 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा है। जब एक कम होगा 6 के मल्टीपल से तो 5 रिमाइंडर बचेगा, और जब एक ज्यादा होगा 6 के मल्टीपल से तो 1 रिमाइंडर बचेगा। समझ रहे हो ना? 73 को 6 से डिवाइड किया तो कैसे आएगा, 6 12 72 और रिमाइंडर बचा 1, तो ये 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। और अगर 29 को डिवाइड किया 6 से 29 को, तो 6 4 24 और 5 रिमाइंडर बचा, मतलब 6 के मल्टीपल से ये एक कम है। अंडरस्टूड विक्कू? यस सर। तो बाकी सब लोगों के लिए भी ये वापस करेक्शन हो गया कि 6n - 1 6n + 1 की कंडीशन लगा सकते हैं। आपने को ये देखना है कि वो नंबर 6 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा है कि नहीं, और वो कैसे चेक करते हैं, उस नंबर को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 या 5 आ रहा हो तो वो प्राइम नंबर होगा, हो सकता है, होगा नहीं बोलेंगे, हो सकता है। और जिसमें 1 या 5 रिमाइंडर नहीं आ रहा होगा वो गारंटीड है प्राइम नहीं। ठीक है, यहां पर भी हम पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन किया था परफेक्ट स्क्वायर पता करने का। तो परफेक्ट स्क्वायर में हमें ये नहीं पता करना था कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, हमें ये पता करना था कौन कौन से ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और नहीं है की कंडीशंस थी। ऐसे ही यहां पर नहीं है की कंडीशन है कि 6n + 1 या 6n - 1 के फॉर्म में नहीं है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, पर 6n + 1 या -1 के फॉर्म में है तो वो प्राइम हो या ना हो जरूरी नहीं है ना, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन मिला के आपका क्वेश्चन आंसर जल्दी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इन क्वेश्चंस के बाद हम नेक्स्ट मूव करने जा रहे हैं। चलिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें किसी को कुछ भी पूछना है बिफोर वी टेक द नेक्स्ट पोर्शन? अब हम इस टॉपिक का एक नेक्स्ट पोर्शन लेने जा रहे हैं, अगला टॉपिक मान सकते हैं छोटा सा। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? नहीं। चलिए, तो सब लोग एक फ्रेश है ना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो वापस से एक बार लंबी सांस लें, धीरे धीरे उस सांस को छोड़ें और फिर वापस से कंसंट्रेशन क्लास की तरफ ले आए। चलो देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं फैक्टोरियल्स की। फैक्टोरियल जानते हैं सब लोग? कोई ऐसा है जिसको फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता? क्लास के अंदर इस वक्त कोई ऐसा है जो फैक्टोरियल का मीनिंग नहीं जानता है, फैक्टोरियल क्या होता है ये नहीं जानता? सब जानते हैं ना, एवरीबॉडी नोज इट, गुड। अच्छा, फैक्टोरियल 9 की वैल्यू किसको याद है? फैक्टोरियल 9 की वैल्यू बताएगा कोई? सर 362880। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो भाई सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, टेबल्स 20 तक की याद होनी चाहिए, स्क्वायर्स 25 तक के याद होने चाहिए, क्यूब्स 12 तक के याद होने चाहिए, फैक्टोरियल्स की वैल्यू 10 तक की याद होनी चाहिए। तो अभी भी सब लोगों ने याद नहीं किए। मैंने बोला था कि ये ध्यान से सारे लोग ये टेबल्स, फैक्टोरियल्स, पावर्स की वैल्यूज याद कर लीजिएगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो जल्दी से मैं याद करवा रहा हूँ। फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 24 होता है, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720, फैक्टोरियल 7
5040 फैक्टोरियल 8, 40,320 फैक्टोरियल 9, 3,62,880 और फैक्टोरियल 10। तो बस कुछ करना ही नहीं, इसमें एक जीरो और लगा देना है, राइट। सो 36,28,800। ये फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यूज हैं जो हमेशा हमें याद होनी चाहिए। इसके आगे की जरूरत नहीं पड़ती वैसे कैलकुलेट करने की, पर अगर पड़ जाए तो कभी करेंगे, पर उसको याद नहीं भी किया तो चलेगा। इससे ज्यादा आगे के फैक्टोरियल की वैल्यू से क्वेश्चन जनरली आते नहीं है ना, आएंगे तो फिर देखेंगे उनको, ठीक है। तो इतनी तो याद होनी चाहिए फटाफट से कैलकुलेशन स्पीड अपनी बढ़ाने के लिए। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं ध्यान से देखना जरा। भाई फैक्टोरियल 8 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो फैक्टोरियल 8 क्या है? फैक्टोरियल 8 है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही है। अब मैं पूछूं कि फैक्टोरियल 8 को अगर मैं 2 × 2 × 2 ऐसे बहुत सारे 2s से कैंसिल करने जा रहा हूं, मतलब बेसिकली मैं इस पूरे को कई सारे 2s से कैंसिल करने, 2 की पावर समथिंग से कैंसिल करने जा रहा हूं, तो कितनी बार 2 से कट जाएगा बता सकते हो? How many times this entire value will be divisible by 2? कितने 2 मौजूद है ऊपर फैक्टर्स में? 7 2 सर। 7 2s मौजूद है। एक 2 में मौजूद है, 2 2 4 के अंदर मौजूद है, एक 2 6 के अंदर मौजूद है और 3 2 8 के अंदर मौजूद है। करेक्ट है? एक 2 2 में है, 2 2 4 में है, एक 2 6 में है और 3 2 8 के अंदर है। तो कितने हो गए टोटल सारे 2s? 7 2s हो गए। 7, तो 2 की पावर 7 से ये डिविजिबल है। करेक्ट है? तो क्वेश्चन कैसा आएगा? व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 दैट कैन डिवाइड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 8? फैक्टोरियल 8 की वैल्यू को 2 की हाईएस्ट कितनी पावर से अपन डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, यहीं पे अगर मैं ऐसा बोल दूं कि फैक्टोरियल 11 है, फैक्टोरियल 11 क्या होगा? 11 × 10 × 9 × से लेके पूरा 1 तक सब मल्टीप्लाई होंगे। इसको अगर मैं पूछूं कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है जिससे डिवाइड हो सकता है, तो क्या आंसर आएगा? 8 कितने? 8 आएगा पक्का? हाँ भाई 8 आएगा। जो पहले 7 थे उसमें एक 10 वाला 2 और बढ़ जाएगा, 10 में एक 2 और है तो टोटल 8 2s मिलेंगे, तो 2 की पावर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, अब अगर इसी फैक्टोरियल 11 के लिए मैं पूछूं कि 11 × 10 × जो ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये 3 की हाईएस्ट पावर कितने से डिविजिबल है? व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 दैट कैन डिवाइड फैक्टोरियल 11 का वैल्यू? 4 4 3 सर। बिल्कुल सही। एक 3 3 में मिलेगा, एक 3 6 में मिलेगा और 2 3 9 में मिलेंगे, है ना। तो टोटल 4 3 मिलेंगे हमको, तो 4 बार 3 से कट सकता है। ये आप समझ गए, तो बढ़िया। अब मैं अगर पूछूं कि फैक्टोरियल 40 की जो वैल्यू है वो 2 की हाईएस्ट पावर कितने से डिविजिबल? व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 दैट कैन डिवाइड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 40? तो कैसे निकालें? तो निकालना वही है, पर अब ऐसे गिन गिन के तो नहीं निकाल सकते, तो अपन फटाफट कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। 38 पता है काफी लोगों को, वेरी गुड। क्या करना है? 40 डिवाइड बाय 2 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 40 डिवाइड बाय 2 का क्यूब प्लस 40 डिवाइड बाय 2 की पावर 4। ऐसा करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे? जब तक डिनोमिनेटर बड़ा ना हो जाए। डिनोमिनेटर 40 से, मतलब ऊपर न्यूमरेटर जो है उससे बड़ा ना हो जाए, तब तक करेंगे। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करके लिखें। 40/2, फिर 40/4, फिर 40/8, फिर 40/16, फिर अगला आएगा 40/32 और बस इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अगला 40/64 आने वाला है, जो कि नहीं चलेगा क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो डिवाइड होगा ही नहीं। करेक्ट है? तो क्या आंसर आ जाएगा? सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 + 10 + 5 + 2 + 1। करेक्ट है? ये 16 2 × 32 हुआ, बाकी का जो रिमाइंडर बचा उसको भूल गए हम, और ऐसे 32 से डिवाइड किया 40 को तो 1 जा गया और रिमाइंडर को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सब जोड़ के कितना आ गया भैया? 38, यानी कि 2 की पावर 38 is the highest power of 2 that can divide the value of factorial 40. करेक्ट है? अब चलो ये भी अगर समझते हैं काफी लोग, जल्दी से बता दें मुझे कि फैक्टोरियल 40 की ही वैल्यू को हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कितनी होगी जिससे डिवाइड किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे? वही सेम लॉजिक, 40/3
प्लस 40/9 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 40/27, राइट। तो ये करते आप, इसके आगे तो जाना नहीं क्योंकि 40/81 जो होगा उसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो वी डोंट नीड दिस, बस यहीं तक जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 1 टाइम कैंसिल होगा, तो टोटल आ गया 18। तो 18 पावर 3 की पावर 18 इज द हाईएस्ट पावर दैट कैन डिवाइड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 40। मतलब फैक्टोरियल 40 की जो वैल्यू आएगी वो 18 बार 3 से कट सकती है, 38 बार 2 से कट सकती है। करेक्ट है, ये हो गया। अब अगर पूछा जाए कि फैक्टोरियल 40 की जो वैल्यू है ना, एक ही एग्जांपल से कर रहे हैं अपन, वो 6 की हाईएस्ट पावर कितने से डिविजिबल, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 6 दैट कैन डिवाइड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल? 7 बोला 7। देवेंद्र आप क्या बोल रहे हो? 7 बोल रहे हो आप। तो अब ये गलत हो गया, अब ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया जरा समझे, ध्यान से सुनना जरा इस बात को। भाई 6 कैसे बनता है, मैं वापस ऊपर आ रहा हूं, यहां देखो जरा, ये फैक्टोरियल 11 की बात कर रहा हूं। फैक्टोरियल 11 जो है कितनी बार 6 से कट सकता है, तो इसके लिए आपको 6 नहीं ढूंढने, इसके लिए आपको 6 नहीं ढूंढने, आपको ढूंढने हैं 2 into 3, क्योंकि 6 क्या है, 6 तो 2 into 3 से बनता है। तो भाई एक 2 और एक 3 मल्टीप्लाई होके 6 कटता है, 6 से कट जाएगा, करेक्ट है। फिर ये जो 9 है और यहां पर एक 4 होगा, तो 9 के अंदर 2 3 हैं और 4 के अंदर 2 2 हैं, तो ये मल्टीप्लाई होके आपस में 2 6 बना देंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना भाई। मैं अगर इसको वापस खोल लिखूं, 11 into 10 into 9 into 8 into 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। तो ये 3 और 2 मिला के एक 6 बना रहे हैं, एक 6 यहां से मिल रहा है, फिर ये जो 2 3 इसमें है और 2 2 4 में है, ये दोनों मिला के 2 6 बना रहे हैं, समझ रहे हो। तो हमें तो 6 नहीं ढूंढने, हमको 2 और 3 के पेयर्स ढूंढने हैं। तो जितने 2 और 3 के पेयर्स मौजूद होंगे उन सब में एक 6 मिलेगा और वो सब 6 कैंसिल होंगे नीचे वाले 6 से, राइट। होप यू अंडरस्टैंड। तो हमें क्या करना होगा, 6 की पावर निकालने के लिए कि 6 से मैक्सिमम कितनी बार कट सकता है फैक्टोरियल 40, तो हमें तो 2s और 3s ही देखने हैं। अभी अभी हम निकाल चुके हैं कि 2s कितने हैं, 2s हैं 38 और 3s कितने हैं, 3s हैं 18, अभी निकालें तो जोड़े कितने बनेंगे, 18 एग्जैक्टली। 2 अकेले रह जाएंगे, बाकी के 2 से काम नहीं आएगा। जितने 2 और 3 के पेयर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, जो भी चीज कम होगी उतने ही पेयर्स बनेंगे, तो 3 के बराबर ही बनेंगे, राइट। तो टोटल 18, सो आंसर इज 18 कि भाई फैक्टोरियल 40 की वैल्यू 6 से भी 18 बार कट सकती है, 18 टाइम्स, ठीक है। इसी तरह से अगर अगला क्वेश्चन मैं पूछूं, फैक्टोरियल 40 की जो वैल्यू है वो 12 से कितनी बार कट सकती है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज डिविजिबल बाय 12। तो 12 क्या होता है, 12 होता है 2 into 2 हाँ जी क्या बोला आपने, 18 सर। अभी भी 18 है ना। 2 into 2 into 3 से 12 बनता है, तो 2 into 2, अब 38 2s है मेरे पास। अगर 38 2s हैं तो उसमें से डबल 2s कितने बनेंगे, मुझे क्या चाहिए, 2 2 और 1 3 का सेट। आई नीड 2 2 and 1 3 का सेट, 2 2 और 1 3 का सेट चाहिए। तो 2 2 2s कितने मिलेंगे 38 2s में से, 38 2s में से 19, है ना। मुझे 9 डबल 2s है ना, 2 into 2 वाले सेट कितने मिलेंगे, 19 मिलेंगे, क्योंकि 38 2s हैं तो डबल 2s तो 19 ही बनेंगे, और 3s कितने हैं, 18 हैं। तो जोड़ सेट कितने बनेंगे, 2 2 और 1 3 के 18 ही बनेंगे। सो आंसर इज 12 की पावर ऑल्सो 18, 12 की पावर 18 वुड बी माय आंसर, करेक्ट है। अब आप लोगों को बताना है फैक्टोरियल 40 को अगर मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार 24 से कटेगा, टेल मी। हाईएस्ट पावर ऑफ 24 दैट कैन डिवाइड फैक्टोरियल 40। 9 times 9 टाइम्स, नहीं so 12 times 12 टाइम्स, एब्सोल्युटली 12 टाइम्स सर। 24 क्या होता है भाई, 2 into 2 into 2 into 3, 3 2 और 1 3 का सेट होता है, करेक्ट। तो अब अपने पास 38 2s थे और 18 3s थे, तो 38 2s को अगर मैं 3 3 2 के सेट में बनाऊंगा, 2 into 2 into 2 के मतलब ट्रिपल 2 के सेट कितने मिलेंगे, तो 38 को 3 से डिवाइड करो तो है ना, 3 12 36, तो हमें
12 तो 3 2 वाले सेट मिल जाएंगे, 12 सेट मिलेंगे, 12 इंटू 3 2 36 हो गए, 2 2 खाली रह जाएंगे क्योंकि वो जब तक 3 2 नहीं होंगे तब तक सेट नहीं बन रहा। ठीक है, तो ट्रिपल टूज के 12 सेट मिले और सिंगल थ्रीज के 18 है। तो टोटल सेट कितने मिलेंगे भाई? जो चीज कम होगी, ट्रिपल टूज 12 ही है और थ्रीज ज्यादा है 18, तो सेट तो 12 बन पाएंगे। सो आंसर इज 24 की पावर 12। मैक्सिमम 24 से 12 बार कट पाएगा फैक्टोरियल 40 की वैल्यू। क्या सबको समझ में आया है? किसी को डाउट है? No, sir. नहीं। अगर मैं इसी में पूछूं फैक्टोरियल 40 जो है वो 5 से कितनी बार डिविजिबल है, तो क्या आंसर होगा? 9, राइट। 40/5 और 40/25। अब 125 तक तो जाएंगे नहीं, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो ये मिला 8 और ये मिला 1, टोटल 9। सो 5 की पावर 9 से फैक्टोरियल 40 की वैल्यू डिविजिबल है। चलिए, कुछ लोगों को तो ऑलरेडी शायद ये आता था, गुड, और बाकी लोगों ने अभी भी सीखा। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछे। नहीं, बढ़िया। तो जल्दी से ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इस क्वेश्चन के आप सारे आंसर्स फटाफट से बता दो। हाईएस्ट पावर ऑफ 2, हाईएस्ट पावर ऑफ 3, हाईएस्ट पावर ऑफ 5, 12, 24 किसके लिए? वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 50 के लिए। फैक्टोरियल 50 में 2s कितने हैं, 3s कितने हैं, 5s कितने हैं, 12s कितने हैं और 24 कितने हैं? हाउ मेनी टाइम्स इट इज डिविजिबल बाय दीज अलग अलग वैल्यूज। पांचों के आंसर निकाल के एक साथ चैट बॉक्स में लिखने हैं और आपके पास टाइम है 2 मिनट। 2 मिनट में पांचों आंसर निकालिए और चैट बॉक्स में कॉमा कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख के मुझे भेज दीजिए। क्विक। All right, the right answers are highest power of 2 is 47, highest power of 3 is 22, highest power of 5 is 12, highest power of 12 is 22 again, and highest power of 24 will be 15. हाँ जी, किसको डाउट है? बहुत सारे आंसर्स लोगे, कुछ कुछ गलत भी हुए हैं ना, काफी लोगों ने सही आंसर भी भेजे और कुछ लोगों ने गलत आंसर भेजे। तो भाई किसी को कंफ्यूजन है तो पूछे। श्रीचंद्र रवि, श्रीचंद्र रवि अनम्यूट करो और जरा बात करो मुझसे। यस सर। आपका 12 वाले का आंसर 4 आया और 24 वाले का आंसर आपने 2 लिखा है। पहले 3 आंसर तो सही हैं, चौथा और पांचवा गलत हुआ। क्यों? आपने डायरेक्टली 12 की पावर से डिवाइड करा। यस सर, यही गलती हो भूल गई। गया कि 12 जो है वो क्या है? 12 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 और 24 Yes. क्या है? इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। यहाँ पर हमें 2 2 और 1 3 के सेट लेने हैं और यहाँ पर हमें 24 वाले में 3 2 और 1 3 का सेट लेना है। तो जब हम 47 2s हमारे पास हैं, 22 3s हमारे पास हैं, तो 47 2s में से 2 के जोड़े बनाओगे तो जोड़े कितने बनेंगे? 23। डबल 2s कितने मिलेंगे मुझे? डबल 2s मिलेंगे 23 और 3s मेरे पास हैं 22। तो सेट कितने बनेंगे डबल 2 और सिंगल 3 के? 22 बनेंगे। 22 बनेंगे सर। ठीक है, और ट्रिपल 2 और 3 की बात करें तो ट्रिपल टू कितने मिलेंगे 47 के अंदर? 15। 15 3 जा 45। ठीक है, 45 2s के 3 3 2 वाले 15 सेट बन जाएंगे और 2 2 खाली रह जाएंगे, वो यूज नहीं हो पाएंगे। और 3s कितने हैं? 3s है मेरे पास 22। तो अब मेरे पास सेट कितने बनेंगे? 15 बनेंगे। दैट इज व्हाई द आंसर शुड बी 15। तो हमारे 2s और 3s निकाल दिए तो 24 और 12 तो उसी से निकल जाएंगे। यस सर। समझ गए? तो ये ध्यान देना है। और किसी को कोई डाउट है क्या भाई? क्वेश्चंस किसी भी इस क्वेश्चन में? नहीं। 12 वाला हाँ जी, 12 वो सर 22 वाला 12 4 वाला समझ नहीं आया मुझे क्वेश्चन आपका। 4 वाला सर 4 वाला 4 वाला? यस सर 4 वाला मतलब? सर जो 12 अच्छा, 12 के लिए निकाला है वो। भाई अगर हमारे पास 47 2s हैं, देखो आप समझना जरा, मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा मेरे पास 47 2s है, 47 2s। ठीक है, इसमें मैं डबल 2s के जोड़े बना रहा हूँ ना, ये डबल 2, ऐसे डबल 2 वाले कितने मिलेंगे? अगर मैं 2 2 2s के जोड़े बनाऊंगा तो 47 में कितने जोड़े मिलेंगे बताओ?
भाई 47 को आधे कर दो ना, जोड़े बनाने हैं तो टोटल जोड़े आधे बनेंगे ना, कितने बनेंगे? 23 बनेंगे और एक 2 खाली रह जाएगा। 47 पूरे जोड़े तो बन नहीं पाएंगे, 46 के 23 जोड़े बन जाएंगे और एक 2 छूट जाएगा, उसको छोड़ दो। तो भैया 23 जोड़े बने, ये 23 जोड़े, और 3s कितने हैं मेरे पास? 22 है। तो अब 2 2 वाले मेरे पास 23 पीसेज हैं और एक 3 वाले मेरे पास 22 पीसेज हैं। अब मुझे इनके सेट बनाने हैं, 2 2 और एक 3 को मिला के सेट बनाने। तो मिला के सेट कितने बनेंगे? ये 23 सेट है मेरे पास और ये 22 है, तो जोड़ कितने बनेंगे? सेट तो 22 ही बनेंगे। आया ललित, क्लियर हुआ? यस सर, यस। ठीक है, तो इसलिए 12 कितने मिलेंगे मुझे? 22 मिलेंगे। ऐसे ही मैंने ट्रिपल टूज देखे तो ट्रिपल टूज 15 मिले और 3s 12 थे, तो वहां सेट कितने बने? 15 और 22 के सेट बनाए तो 15 ही बन पाए, 3s एक्स्ट्रा जो थे वो फालतू रह गए। ठीक है भाई, सिंपल ऐसा है, सिंपल सा लॉजिक समझो। अगर कहीं पे सामूहिक शादियां हो रही हैं, है ना, एक साथ ढेर सारी शादियां हो रही हैं एक पूरे मंडप में बिठा के, जो सरकार करवाती है ना, कई बार प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर नहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह करवाते हैं बहुत सारे गरीब लोगों का। तो मान लो वहां पर अगर वहां पर 40 दूल्हे आए, ठीक है, और 34 दुल्हने आई, 40 वहां पे मेल्स ग्रूम्स आए और 34 ब्राइड्स आई, तो शादियां कितनी हो पाएंगी? 34। शादियां तो 34 ही हो पाएंगी ना। ठीक है, बाकी 6 दूल्हे जो हैं वो कुंवारे लौट के जाएंगे। तो बस वैसा ही यहाँ पे 2s और 3s में देख रहे हैं, जो चीज कम होगी जोड़ियां उतनी बन पाएंगी, उतनी जोड़ियां बन जाएंगी, और बाकी की जो सिंगल सिंगल चीजें रह जाएंगी वो छूट जाएंगी, खाली रह जाएंगी, दूल्हे कुंवारे रह जाएंगे। ठीक है, चलिए, और किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं, चलो तो आगे चलें। एक छोटी सी चीज और बतानी है। अब अगर मैं ये पूछूं कि फैक्टोरियल 9 की अभी वैल्यू आपने बताई थी 3,62,880, ठीक है, इसके एंड में 0 कितने हैं? एक ही है। तो ये 0 जो आता है वो कहां से आता है? अगर हम फैक्टोरियल 9 के फैक्टर्स करें तो क्या होंगे वो? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो श्रीचंद्र? आवाज नहीं आई यार। सर 5 into 2। बिल्कुल सही। जो ये 0 मिलता है वो मिलता है 10 से, और 10 क्या होता है? 5 इंटू 2। ये जो 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई होता है उससे 10 जनरेट होता है, और उसी की वजह से नंबर की वैल्यू में 0 आता है। मैं एग्जांपल लूं कि एक नंबर है 200, तो इसमें 2 0 लगे हैं पीछे। तो क्यों लगे हैं? क्योंकि 200 के फैक्टर करो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना, 5 और 2 के 2 जोड़े बन रहे, इसलिए इसमें 2 0 है। करेक्ट है। अगर मैं नंबर लिखूं 125, तो 125 क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसमें 5 तो है पर 2 नहीं है, इसलिए वैल्यू में एक भी 0 नहीं है। और जैसे ही मैं इसमें एक 2 मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर क्या बन जाएगा? ये नंबर बन जाएगा 250, क्योंकि 5 और 2 का एक जोड़ा हो जाएगा तो एक 0 आ जाएगा। इसमें एक और 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर बन जाएगा 500। तो क्यों? 2 5 2 2 के जोड़े बन जाएंगे तो 2 0 आ जाएंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर में अंदर फैक्टर्स में कितने 2s और 5s के जोड़े हैं उससे डिसाइड होती है कि उस वैल्यू में जीरोस कितने आएंगे। तो फैक्टोरियल 9 तक जितने नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उसमें 5 हमें सिर्फ एक ही मिलता है। 2s तो बहुत सारे हैं, 2 तो 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है, 2 की कोई कमी नहीं है अपने पास। हर इवन नंबर में 2s भरे पड़े हैं, ठीक है, पर 5 हमारे पास कम है। तो कोई भी फैक्टोरियल की वैल्यू में 5 कितने हैं, इसी से ये भी पता चलता है कि उस वैल्यू में जीरोस कितने आएंगे। तो अभी फैक्टोरियल 40 के लिए निकाले थे मैंने, फैक्टोरियल 40 में 5 कितने हैं, तो अपन ने निकाले थे 40/5 प्लस 40/25 और सॉल्व करके आया था 8 + 1 यानी कि 9। तो इसका मतलब क्या है कि फैक्टोरियल 40 की जो वैल्यू होगी, पूरी बड़ी सी वैल्यू होगी, उसके एंड में 9 0 लगे हुए होंगे, है ना, पूरी वैल्यू होगी और वैल्यू के आखिरी में 9 0 होंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? किसी को डाउट तो नहीं? क्यों होंगे 9 0? क्योंकि भाई 9 5 मिल रहे हैं मुझे फैक्टर 40 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करने। 2s बहुत सारे हैं, 2s तो शायद हो सकता है काफी ज्यादा मिल जाएंगे, 30 40 मिल जाएंगे। 5 ना? हाँ 8 5 मिलेंगे ना, 40 को जो 5 से डिवाइड करेंगे। फिर से बोलो। 40 डिवाइड बाय 5 से 8 आता है ना? हाँ आया ना, और 40/25, 5 की नेक्स्ट पावर से भी तो करोगे तो 1 आया उससे, सॉरी, है ना, तो इसलिए टोटल 9 मिले हैं। ठीक है, और
टूज तो बहुत सारे हैं, टूज की कोई कमी नहीं है, फैक्टोरियल 40 तक 30-40 होंगे, पर जोड़े कितने बन पाएंगे 5 और 2 के? उतने ही बन पाएंगे जितने 5s होंगे, राइट, क्योंकि 5s कम है, राइट। तो ये हो गया। तो अगर मैं पूछूं फैक्टोरियल 32 में कितने जीरोस मिलेंगे, फैक्टोरियल 32 की वैल्यू में हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोस, इनको ट्रेलिंग जीरोस बोला जाता है कि एंड में इकट्ठे जीरोस कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 7 मिलेंगे, है ना। क्या करना है, 32 डिवाइड बाय 5 प्लस 32 डिवाइड बाय 25, यानी कि इधर 6 और 1 मिला के 7 जीरो, यहाँ पर 7 जीरोस होंगे। अंडरस्टूड? तो ये क्लियर रहेगा। हमें जब भी जीरोस निकालने होंगे, ट्रेलिंग जीरोस किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू में, तो हमें नंबर ऑफ 5s निकालने हैं, 2s निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तय है कि जोड़ियां तो 5 के बराबर ही बन पाएंगी, 2s तो ज्यादा ही होंगे, एक्स्ट्रा ही होंगे जो वेस्ट होंगे। ठीक है, चलो तो ये अगले 4 क्वेश्चन है आपके लिए, और चारों क्वेश्चन करने के लिए मैं दे रहा हूं 4 मिनट। तो 4 मिनट में ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर्स एक साथ चैट बॉक्स में भेजेंगे 4 मिनट के एंड में। देखिए भाई क्या आंसर्स हैं इन क्वेश्चंस के। आंसर्स तो बहुत अलग अलग वैरायटी के मिले हैं मुझे आप लोगों से। ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखें। 7th क्वेश्चन का आंसर है 27, 8th क्वेश्चन का आंसर है 49, 9th क्वेश्चन का आंसर है 18 और 10th क्वेश्चन का आंसर है 4। कैसे भाई? पूछा है फैक्टोरियल 28 और फैक्टोरियल 137 में जो उनकी वैल्यूज में जो जीरोस होंगे उनका अंतर कितना, कितना जीरोस का डिफरेंस पूछा है। तो फैक्टोरियल 28 में मिलने वाले हैं मुझे 6 जीरोस और फैक्टोरियल 137 में मुझे मिलने वाले हैं 33 जीरोस। फैक्टोरियल 137 में कैलकुलेट करके निकालोगे 33 जीरोस आएंगे और 28 फैक्टोरियल में 6 जीरोस आ रहे हैं। तो इनका डिफरेंस पूछा है, इनका डिफरेंस यानी कि 27, नंबर ऑफ जीरोस का डिफरेंस कितना है। दूसरा क्वेश्चन, फैक्टोरियल के में 10 ट्रेलिंग जीरोस है और फैक्टोरियल के प्लस 1 में 12 ट्रेलिंग जीरोस है। हम सब जानते हैं, ध्यान से सोचना, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं भाई। फैक्टोरियल 4 में वैल्यू 24 होती है, एक भी जीरो नहीं होता, क्योंकि तब तक कोई 5 आया ही नहीं होता है। फैक्टोरियल 4 के अंदर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, तो 5 तो है ही नहीं, तो तब तक जीरो मिलता नहीं। जैसे ही फैक्टोरियल 5 आता है तो मुझे पहला जीरो मिलता है, 120 आती है वैल्यू। फिर फैक्टोरियल 6 में भी एक ही जीरो रहेगा, फैक्टोरियल 7 में भी एक ही जीरो रहेगा, फैक्टोरियल 8 में भी एक ही जीरो रहेगा। एंड के जीरोस की बात हो रही है ना, बीच के जीरो की नहीं। फैक्टोरियल 9 में भी एक ही जीरो रहेगा और फैक्टोरियल 10 पे जाके मुझे 2 जीरोस मिलेंगे। करेक्ट है, क्योंकि फैक्टोरियल 10 में मुझे दूसरा 5 मिलेगा। फिर तीसरा जीरो कब मिलेगा? फैक्टोरियल 15 पे जाएंगे, तब एंड में 3 जीरोस हो जाएंगे। फिर फैक्टोरियल 20 पे जब पहुंचेंगे तो जो वैल्यू होगी उसमें एंड में 4 जीरोस आएंगे। और फैक्टोरियल 25 पे जब हम पहुंचेंगे तो सीधे 6 जीरो हो जाएंगे। फैक्टोरियल 25 पे 6 जीरो क्यों होंगे? क्योंकि फैक्टोरियल 5 पे पहला 5 मिला, फैक्टोरियल 10 पे दूसरा 5 मिला, फैक्टोरियल 15 पे 15 में तीसरा 5 मिला, 20 पे चौथा 5 मिला, 25 पे एक साथ 2 5 मिलते हैं। 25 पे एक साथ 2 5 मिलते हैं, तो सीधे 2 जीरो, क्योंकि टूज तो पहले से ही ढेर सारे हैं, टूज की तो कमी है ही नहीं अपने पास। तो 5 और 2 के पेयर बनने हैं तो उससे 10 बन जाएगा। तो फैक्टोरियल 25 में हमें 2 5 एक साथ मिलेंगे तो 2 जीरो एक साथ बढ़ेंगे। ठीक है, तो 25 पे जाके 2 जीरो बढ़ रहे हैं, मतलब 6 जीरो हो जा रहे हैं। फिर 30 पे 7वां जीरो, 35 पे 8वां जीरो, 40 पे 9वां जीरो, 45 पे 10वां जीरो मिलेगा। यानी फैक्टोरियल 45 की जो वैल्यू होगी उसमें एंड में 10 जीरोस होंगे, है ना, 10 जीरोस होंगे 10। और फैक्टोरियल 49 तक 10 ही जीरो रहेंगे, 45, 46, 47, 48, 49। अब फैक्टोरियल 50 जो कि 25 का डबल नंबर है, 25 में अगर 2 जीरो मिले हैं तो फैक्टोरियल 50 में भी 2 ही जीरो एक साथ मिलेंगे। 50 इज व्हाट? 50 इज 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 5 मिलेंगे तो एक साथ 2 जीरो बढ़ेंगे। तो फैक्टोरियल 50 में 12 जीरोस होंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 45 से लेके 49 तक 10-10 जीरो मिलते रहेंगे और फैक्टोरियल 50 में 2 जीरो बढ़ेंगे तो 12 जीरो हो जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को समझो जरा कि फैक्टोरियल के में 10 ट्रेलिंग जीरोस हैं और k+1 के फैक्टोरियल में 12 ट्रेलिंग जीरोस हैं।
तो ऐसा कब होता है कि एक साथ 2 जीरो बढ़ते हैं, एक तो 25 पे बढ़ते हैं 4 से 6 होते हैं, और एक 50 पे बढ़ते हैं सीधे 10 के 12 होते हैं, राइट। तो k+1 की वैल्यू होगी फैक्टोरियल 50, है ना, फैक्टोरियल k+1 होगा फैक्टोरियल 50 जिसमें 12 जीरोस हैं, तो k की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 49, फैक्टोरियल 49 में 10 ट्रेलिंग जीरोस होंगे। सो द आंसर इज k इज इक्वल टू 49। किसी को डाउट है क्या, या समझ आ गया सबको? सर एक बार और नहीं आया। एक बार और बताएं। चलो, ये समझ आया आपको कि फैक्टोरियल 5 में 1 जीरो, फैक्टोरियल 10 में 2 जीरो, 15 में 3 जीरो, 20 में Yes, sir. 4 जीरो और 25 में 6 जीरो है। ये क्लियर है? 25 में 6 जीरो क्यों है? यस सर। राइट। फिर 30 में 7वां जीरो, 35 पे 8वां जीरो, फैक्टोरियल 40 पे 9वां जीरो और फैक्टोरियल 45 पे 10वां जीरो मिलेगा। और फैक्टोरियल 50 में फिर 2 जीरो मिलेंगे, यानी 10 से सीधे 12 हो जाएंगे। तो अगर फैक्टोरियल 50 में 12 जीरो हैं तो फैक्टोरियल 49, फैक्टोरियल 49 में कितने जीरो होंगे? 10 ही रहेंगे, क्योंकि 45 पे 5 मिला है, फिर 46, 47, 48, 49 के फैक्टोरियल में तो कोई एक्स्ट्रा 5 बढ़ेगा नहीं, सीधे 50 पे जाके 2 5 बढ़ेंगे तो 2 जीरो मिल जाएंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या? यस सर। राइट। तो फैक्टोरियल k+1 में अगर 50 जीरो हैं तो k 12 जीरोस हैं तो k+1 की वैल्यू 50 है, और अगर k+1 की वैल्यू 50 है तो k की वैल्यू ऑब्वियसली 49 होगी। करेक्ट। चलिए 9th क्वेश्चन देखें क्या बोला है। अच्छा, आप एक बात बताओ सिंपल सा, कि अगर मैं कोई नंबर लूं 1000, उसमें मल्टीप्लाई करूं 25,000 और उसमें और मल्टीप्लाई करूं से 3700, ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई करूंगा 1000 इंटू 25,000 इंटू 3700, 3700, तो इसके जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट में जीरोस कितने होंगे? 8 जीरोस होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सही है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, तो जितने नंबर्स में जो एंड में जीरोस होते हैं वो सब एक टुगेदर, प्रोडक्ट में तो सब सारे के सारे जीरो इकट्ठे होके मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि 8 जीरो मिलेंगे प्रोडक्ट के अंदर और बाकी की वैल्यू होगी। तो सोचो अब ये क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 से लेके फैक्टोरियल 15 तक जा रहा है। तो फैक्टोरियल 1 2 3 4 में तो कोई जीरो मिलता नहीं, फैक्टोरियल 5 से लेके फैक्टोरियल 9 तक एक एक जीरो मिलेगा, फैक्टोरियल 10 से लेके फैक्टोरियल 14 तक दो दो जीरोस मिलेंगे, और फैक्टोरियल 15 में 3 जीरोस मिलेंगे, ठीक है। 1 से लेके 4 तक तो कोई जीरो मिलता नहीं, 5 का एक जीरो मतलब एक जीरो इसका, 6 का एक जीरो, 7 का एक जीरो, 8 का एक जीरो, 9 का एक जीरो, 5 जीरो तो ये मिल गए। फिर 10 के 2 जीरो, 11 के 2 जीरो, 12 के 2 जीरो, 13 के 2 जीरो और 14 के 2 जीरो, ये मिल गए 10, ठीक है। और 15 में मिलेंगे 3 जीरो। सर करेक्ट है। तो जो प्रोडक्ट आएगा इन सबका, ये सब मल्टीप्लाई जब होंगे तो टोटल जीरोस कितने हो जाएंगे? 5 और 10 15 और 3 18 जीरोस। आर यू एबल टू गेट द पॉइंट? किसको समझ में नहीं आया? रिपीट कर दीजिएगा सर एक बार। ओके, ध्यान से देखें। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, अब 1 2 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, फैक्टोरियल 15 तक सारे मल्टीप्लाई हो रही है। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू में एक जीरो मिलता है 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू में एक जीरो मिलता है 720 में, फैक्टोरियल 7 में भी एक मिलता है, 8 में भी एक मिलता है, 9 में भी एक मिलता है, फैक्टोरियल 10 में 2 जीरो मिलते हैं। तो 5 से लेके 9 तक कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स हैं, और उन सबके फैक्टोरियल में एक 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 जीरो मिलेगा। फैक्टोरियल 10 में 2 मिलेंगे, फैक्टोरियल 11 में, फैक्टोरियल 12 में, 13 में और फैक्टोरियल 14 में 2 जीरोस मिलते रहेंगे, और फैक्टोरियल 15 की जो वैल्यू होगी पूरी, उसमें 3 जीरो मिलेंगे। अब ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो सारे वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आएगा उसमें टोटल जीरोस कितने आएंगे? ये सारे जीरो इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी जो किया था ना, इसलिए टोटल जीरो हो जाएंगे 18। जो वैल्यू होगी मल्टीप्लाई करने के बाद वो कुछ 100 सवा 100 डिजिट की आएगी, तो 100 150 डिजिट की वैल्यू होगी जिसमें एंड में 18 जीरोस लगे होंगे। यस, गॉट इट। और चौथा क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, जैसे मल्टीप्लिकेशन में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड के सारे जीरोस क्लब हो जाते हैं, है ना, करेक्ट। 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 आता है, 4 जीरो हो जाते हैं, दो दो जीरो दोनों 100 100 के। हम जब ऐड करते हैं कोई भी एक बड़ा नंबर लें, है ना, 5 7 6 3 8
और 0 0 0, ढेर सारे 0 लगे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसमें एक नंबर मल्टीप्लाई करूं मैं 7 9 3 2 और इसके एंड में 3 0 लगे हुए हैं। जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा उसमें कितने 0 आएंगे? ऊपर वाली संख्या। हैं जी? तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें 3 0 बस बचेंगे। बस ऐड करेंगे तो सिर्फ 3 ही 0 आएंगे, उसके बाद तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 आएगा, फिर यहाँ कुछ 0 आएंगे, फिर यहाँ नंबर आएंगे। तो एंड में तो मेरे को उतने ही 0 मिलेंगे जितने 0 कम वाले हैं, राइट। ऐड करूंगा ऊपर वाले में कितने भी 0 हो, 100 200 जीरोस लगे हो, नीचे वाले में अगर 3 0 है तो ऐड करने पे तो 3 ही 0 मिलेंगे, बाकी तो नंबर्स मिलेंगे अलग, दूसरे नंबर्स मिलेंगे, दूसरे डिजिट्स मिलेंगे, करेक्ट। तो ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ फैक्टोरियल 849 की जो वैल्यू है उसमें फैक्टोरियल 22 ऐड किया, तो फैक्टोरियल 849 में तो पता नहीं 200 300 जीरोस कितने आने वाले हैं, हमने निकाले भी नहीं, उस ढेर सारे आएंगे और वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। और फैक्टोरियल 22 में तो 4 0 आएंगे, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें सम में तो 4 ही 0 मिलेंगे। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते तो दोनों जीरोस इकट्ठे होते, ठीक है। ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पे तो जिसमें कम 0 होंगे उतने ही 0 सब में मिलेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? आप समझ पा रहे होगे कि जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, वो क्वेश्चंस थोड़े से लॉजिक बेस्ड होते हैं। मतलब आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन मिले और सीधे सीधे आप याद करा हुआ आंसर लिख दो या सीधे सीधे सॉल्व करके इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकाल दो, दैट इज नॉट सफिशिएंट। वो तो आना ही चाहिए, पर क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स आते हैं एप्टीट्यूड में, जहां पर आपकी इंटेलिजेंस भी चेक होती है। कॉन्सेप्ट वही लगेगा पर उसको लगाने के लिए जो पूरा लॉजिक बिठाना पड़ेगा क्वेश्चन में, वो समझना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। दैट इज व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड वेल। अभी तक जो हमने समझा उसमें किसी को कुछ पूछना है? फैक्टोरियल्स की बात यहाँ पे कंप्लीट होती है, अभी हम आगे अगला दूसरा पोर्शन करेंगे नेक्स्ट, बट बिफोर दैट इन केस देयर इज एनी डाउट तो प्लीज अभी पूछ लें। सर हाँ जी, सपोज दैट सर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है सर, फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, इसे सर आप 15 तक किए सर। सर सपोज दैट इसको 500 तक कर देते सर, ऐसे जीरो गिनते बैठते रहेंगे? नहीं गिनते हुए ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं ना, उन्हें भी मालूम है कि जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सर सपोज दैट आ गया तो पैटर्न बनाना पड़ेगा, फिर हमको एक सीरीज बनानी पड़ेगी कि 3 जीरोस कहां तक हैं। फिर देखो ये तो सही है, 5 नंबर्स पे जीरोस की संख्या बदलती है। 5 से 9 तक 1 0 है, 10 से 14 तक 2 0 है, 15 से 19 तक 3 0 है, फिर 20 से 24 तक 4 है, फिर 25 से 29 तक 6 है। तो कब जाके 2 का जंप आएगा वो हमें निकालना पड़ेगा, और फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 5 बार, 2 5 बार, 2 0 5 बार, 3 0 5 बार, 4 0 5 बार, फिर 6 0 5 बार, फिर 8 0, तो फिर उनको 5 से मल्टीप्लाई करते हुए निकालना पड़ेगा। तो पैटर्न बन जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मली उनका पर्पस आपका टाइम खर्च कराना नहीं है, उनका पर्पस आपकी इंटेलिजेंस चेक करना है। भाई अगर आप 15 फैक्टोरियल तक वाला सवाल कर पा रहे हो तो आप 500 फैक्टोरियल तक वाला भी कर ही लोगे, ये तो वो जानते हैं। यस सर। तो उन्हें ये नहीं कराना कि आपसे घंटे भर बैठ के कैलकुलेशन कराना, उन्हें ये कराना है कि आपको इस सवाल को सॉल्व करने का लॉजिक क्रिएट करना आता है। तो वो तो 15 से भी चेक हो रहा है। यस सर, ठीक है ना। अपन उनका इंटेंशन भी समझो, उनका इंटेंशन आपको परेशान करना नहीं है, उनका इंटेंशन आपकी इंटेलिजेंस को चेक करना है, जिससे कि वो ये जज कर सके कि आप उनके लिए काम के बंदे हो कि नहीं, है ना, आप उनके लिए इंटेलिजेंट वर्क कर पाओगे कि नहीं। वो तो छोटे सवाल से भी पता चल रहा है। चलिए तो आगे चले। मैं जरा 1 सेकेंड के लिए स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूं, दोबारा से रिस्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा वो हैंग हो रही है। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। तो भाई अगली चीज करने जा रहे हैं हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। वैसे तो ये आसान सा पोर्शन है, आप लोग ऑलरेडी काफी कुछ जानते हैं, फटाफट से रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस पर बेस्ड कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हमें ये देखना है कि हम 2 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 11 से, 13 से, है ना, 24 से डिविजिबल है कि नहीं, 72 से डिविजिबल है या नहीं, 44 से डिविजिबल है कि नहीं, 36 से डिविजिबल है कि नहीं। ऐसे बड़े बड़े नंबर से भी डिविजिबिलिटी चेक हो सकती है। तो भाई हम सब जानते हैं कि 2 के लिए चेक करना हो तो सिंपल है, नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, ऑड है तो नहीं होगा। 3 के लिए हम जानते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। फिर 4 के लिए आपको पता होगा कि लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा हो, आखिरी 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा हो, वो अगर 4 से कट रहा हो तो नंबर पूरा 4 से डिविजिबल होता है, या एंड के दोनों डिजिट्स 0 0 हो
तो भी पूरा 4 से डिविजिबल होता है। ऐसे करके बहुत सारे रूल्स है, तो जरा उनका हम पैटर्न समझ, है ना, ध्यान से देखिएगा। 2 का रूल, 4 का रूल, 8 का रूल, बिल्कुल एक ही पैटर्न पर चलते हैं, 2 की पावर्स वाले रूल। 2 का रूल क्या होता है कि जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस या तो डिविजिबल बाय 2 हो या फिर 0 हो, या तो 8 3 प्लेस 0 हो या फिर 2 से डिविजिबल यानी 2 4 6 8 हो। 4 का रूल क्या है, अभी हमने बात की, लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा हो, आखिरी 2 डिजिट से, वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो या फिर दोनों डिजिट्स 0 0 हो। ऐसा ही बिल्कुल 8 का रूल हो जाता है, 2 की पावर 3 का, आखिरी के 3 डिजिट्स देखते हो, डिविजिबल बाय 8 होने चाहिए या फिर तीनों डिजिट 0 होने चाहिए, करेक्ट। ऐसा ही सिमिलर रूल 5 की पावर के लिए चलता है, आप ध्यान देंगे तो 5 का रूल, 25 का रूल और 125 का रूल भी इसी पैटर्न पर है ना। 5 के लिए क्या देखते हैं हम, यूनिट प्लेस जो है आखिरी डिजिट वो या तो 5 हो या 0 हो, यानी कि 5 से डिविजिबल हो या 0 हो, ठीक है। 25 का रूल भी ऐसा ही बनेगा, आखिरी के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर, लास्ट के 2 डिजिट का नंबर, डिजिट्स अलग अलग नहीं, द एंटायर 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 25 हो या फिर दोनों डिजिट्स 0 हो। तो वो क्या हो सकते हैं, 4 ही केस हो सकते हैं, 25 50 75 और 00, है ना, 25 50 75 और 00, एंड दिस विल गिव यू द डिविजिबिलिटी बाय 25, कि पूरा नंबर 25 से कटेगा अगर आखिरी में 25 50 75 या 00। ऐसे 125 का रूल बन जाएगा कि लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाला जो नंबर है, 3 डिजिट से, आखिरी के 3 डिजिट्स, वो पूरा नंबर 125 से कटता हो या फिर तीनों डिजिट्स 0 0 0 हो। तो इस कंडीशन के थ्रू अपन 125 से डायरेक्ट डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि वो नंबर 125 से कटेगा या नहीं कटेगा। अगर मैं लास्ट के 3 डिजिट के नंबर की बात करूं तो वो कौन से होंगे, 125 250 375 500 625 750 875 और 1000 यानी कि 000। ये 8 केसेस होंगे। ये 8 केसेस अगर हैं तो वो पूरा नंबर कंप्लीट, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आखिरी में ये 3 नंबर्स का सेट आ रहा है, तो 3 डिजिट्स वाला नंबर आ रहा है, तो वो पूरा नंबर 125 से डिविजिबल है। फिर से बोलूं, 125 250 375 500 625 750 875 और 000। ये 8 केसेस अगर हैं तो पूरा नंबर 125 से कटेगा, है ना। 125 की टेबल है ये बेसिकली, 125 250 375 500, 125 की टेबल चल रही है, 8 केसेस हैं। और बिल्कुल यही रूल 10 के लिए बन जाएगा, यानी 2 into 5 या 4 into 25 या 8 into 125। जो 10 होता है वो 2 into 5 होता है, 100 4 into 25 होता है और 1000 8 into 125 होता है, 2 की पावर 3 5 की पावर 3। तो 10 के लिए क्या रूल है, आखिरी एक डिजिट 0 होना चाहिए। 100 के लिए रूल है आखिरी में 2 0 होने चाहिए, और 1000 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी अगर आखिरी में 3 0 होंगे, तो एंड सो ऑन। तो ये पूरा पैटर्न, तो 2 की डिविजिबिलिटी, 2 4 8 की, 5 25 125 और 10 100 1000 की बन गई। अब 3 का रूल क्या है भाई, 3 का 9 का रूल एक जैसा ही होता है। क्या होता है, 3 के रूल के लिए सम ऑफ डिजिट्स, जो भी नंबर है उसके सारे डिजिट्स जो है उन सबको जोड़ो और उसको डिवाइड करके देखो कि 3 से कट रहे हैं कि नहीं। अगर 3 से कट जाएंगे तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, और ऐसे ही अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, करेक्ट है। ये हो गया। अब अगला रूल क्या का होगा, 11 का। 11 का रूल कैसा होता है आपको पता होगा मेरे ख्याल से, कोई बताएगा मुझे जल्दी से, 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक हो जाती है? ऑड और इवन प्लेस का सम और डिफरेंस 11 का मल्टीपल या 0 होना चाहिए। ऑड और इवन प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स का सम करो और दोनों सम्स का डिफरेंस निकालो, वो या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आता है। कोई भी नंबर ले लेता हूं मैं रैंडमली मन से, 5 9 3 2 5 4 6 1 9 2 7, ऐसा कुछ भी ले लिया मैंने अपनी मर्जी से, है ना। तो भाई ऑड प्लेसेस, पहला प्लेस, तीसरा प्लेस, 5वां प्लेस, 7वां प्लेस, 9वां प्लेस और 11वां प्लेस, इन सबको अलग जोड़ो, और इधर दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां, 10वां, इनको अलग जोड़ो, ठीक है। तो जोड़े जरा, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 9 28, 28 और 7 35। तो जो ऑड प्लेसेस हैं, पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं प्लेस, उस पर डिजिट्स कोई भी हो, इवन हो या ऑड हो, उससे फर्क नहीं पड़ना, हमें तो उन प्लेसेस के डिजिट्स को जोड़ना है। उनका सम आया 35, और जो इवन प्लेसेस हैं उनको जोड़े अगर हम, तो 9 और 2 11 और 4 15 और 1 16, 16 और 2 18। तो 15 और 18 का डिफरेंस कितना आता है भैया, 15 और 18 का डिफरेंस आता है
35 और 18 सॉरी 35 और 18 का डिफरेंस आता है 17, तो 17 डिफरेंस आ रहा है जो कि ना तो 0 है ना ही 11 का मल्टीपल है, तो फिर इसलिए ये नंबर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसमें से मैं कोई एक डिजिट चेंज कर देता हूं। ये जो यहाँ पर 2 ये जो 1 लिखा हुआ है बीच में, इस 1 को मैं 6 कर रहा हूँ। ये 1 को 6 करने से क्या हो जाएगा, जो 5 बढ़ जाएगा दूसरा वाला इसका समय, तो 5 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, अब सम हो गए 35 और 23, तो इनका डिफरेंस थोड़ा नहीं, 5 बढ़ा है तो 23 ही हुआ ना, ये तो 7 कर देना चाहिए, 6 बढ़ाना चाहिए, 6 है ना, वो 6 बढ़ा दिया तो ये 24 हो गया। 35 और 24 का डिफरेंस कितना आ गया, 11। तो अब ये नंबर जो है चेंज करने के बाद नाउ दिस इज डिविजिबल बाय 11। कोई कुछ बोल रहा था अभी, अब बोले। Someone was telling something? नहीं, चलिए तो आगे चलें। ये 11 का रूल हो गया। अब 11 का रूल अगर हो गया तो हम ये समझें कि मुझे अगर कोई नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं, जैसे कि 6 का रूल, जैसे कि 12 का रूल, जैसे कि 14 का रूल, जैसे कि 18 का रूल, या 24 का रूल, ठीक है, या फिर 36 का रूल, या 44 का रूल, या 72 का रूल, या 88 का रूल, इनके रूल बनाने हो, अगर इनके रूल अगर बनाने हो तो वो कैसे बनेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो भाई कोई बताएगा मुझे 6 का रूल क्या होता है डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, कि 6 से कोई नंबर कटेगा या नहीं कटेगा। 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। बिल्कुल से 2 और 3 दोनों से अगर कोई नंबर डिविजिबल है, 2 and 3 बोथ, तो वो 6 से भी कटेगा। 12 का रूल क्या बनेगा, 4 और 3। 4 and 3। क्यों भाई 6 and 2 क्यों नहीं बना, 6 and 2 क्यों नहीं बनाया शिवेंद्र, 6 and 2 क्यों नहीं, क्योंकि 4 और 3 से डिविजिबल है। अरे 6 and 2 से भी तो डिविजिबल होगा, 6 2 तभी तो 12 होता है। 2 और 3 के पेयर मिलते हैं। फिर से बोले, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी आवाज के साथ साथ। चलो समझ ले जरा कि भाई हमें क्या करना होता है जब हम कोई कंपोजिट नंबर हो और उसका डिविजिबिलिटी रूल बनाते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है बेसिकली, उसके हमें को प्राइम फैक्टर्स चाहिए। फैक्टर्स तो चाहिए ही जिनका प्रोडक्ट वो नंबर आता हो, और वो दोनों फैक्टर्स को प्राइम भी होने चाहिए। तो 6 के को प्राइम, 6 के तो खैर 2 ही फैक्टर्स हैं, 2 and 3, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 and 3 से हो गया। भाई 12 को तोड़ेंगे अगर फैक्टर्स में, तो 6 into 2 भी होता है, 4 into 3 भी होता है, पर हम 4 and 3 वाला ही रूल ले सकते हैं, 2 and 6 वाला नहीं ले सकते, क्योंकि 2 और 6 को प्राइम नहीं है, दोनों 2 से कट जाते हैं, हमें को प्राइम पेयर लेना है। 14 का रूल तो 2 and 7 से बन जाएगा, अभी 7 का रूल हमने सीखा नहीं है, अभी सीखेंगे, ठीक है। 18 का रूल बनेगा 2 and 9, 6 and 3 से नहीं बनेगा, है ना। 2 और 9 को प्राइम है, दोनों का प्रोडक्ट 18 है, 6 and 3 को प्राइम नहीं है, भले ही उनका प्रोडक्ट 18 है फिर भी, तो अगर को प्राइम नहीं है तो उनका हम रूल नहीं बनाएंगे। तो 2 and 9। 24 के लिए रूल बनेगा 8 and 3, ठीक है, 8 and 3 बोथ, दोनों रूल अगर लग रहे हैं तो फिर 24 से भी डिविजिबिलिटी कंफर्म हो जाएगी। 36 के लिए हो जाएगा 4 and 9, 44 के लिए हो जाएगा 4 and 11। कोई मुझे बताएगा 72 के लिए क्या रूल बनाओगे, 72 का रूल क्या बनेगा डिविजिबिलिटी, 9 and 8। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 8 and 9। और 88 का रूल क्या बनेगा, 11 and 8। बिल्कुल सही, 8 and 11। तो इस तरह से हम बड़े नंबर्स के भी डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं, उनके को प्राइम फैक्टर्स को ढूंढ के। अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ 42 का रूल क्या बनेगा, व्हाट विल बी द रूल ऑफ 42? 42 से कोई नंबर डिविजिबल है, इसका रूल क्या, 6 7 6 and 7। और 6 के रूल क्या है, 2 and 3। तो बेसिकली क्या रूल बन गया, 2 and 3 and 7, है ना। 6 and 7 के लिए रूल बनाओगे तो बेसिकली वो 2 and 3 and 7 बन जाएगा, यानी जो नंबर 2 से 3 से और 7 से, तीनों से अगर कटता हो तो फिर वो 42 से कटेगा। को प्राइम सेट ढूंढ लिया हमने पेयर की जगह, ठीक है। चलिए अब बात आती है 7 की और 13 की। ये थोड़े से अजीब नंबर्स हैं, है ना, इनका डिविजिबिलिटी चेक करने का थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, तो इसके अलग अलग रूल होते हैं। अपन अभी एक ही रूल सीख रहे हैं, है ना, जो 3 डिजिट के सेट वाला होता है। जैसे कोई भी नंबर लिया, मैंने नंबर लिया 3 4 3 3 4 3 3 5,
ऐसा इतना बड़ा नंबर लिया मैंने, ठीक है। अब ये नंबर को चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करना होगा, इसके 3 के राइट हैंड साइड की तरफ से सेट बनाने होंगे। तो राइट हैंड साइड से 3 का एक सेट बनाया 3 डिजिट का, फिर दूसरा सेट बनाया और फिर तीसरा सेट बनाया तो 2 डिजिट बने, तो उसके पहले 0 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमेशा राइट साइड से सेट बनाना, लेफ्ट साइड से मत बनाना। लेफ्ट साइड में कमी पड़ेगी तो आप उसके पहले 0 लगा सकते हो, बाद में 0 नहीं लगा सकते, ठीक है। अब इसमें जो ऑड वाले सेट है, पहला सेट और तीसरा सेट, उनको अलग जोड़ लो, और जो इवन वाला सेट है उनको अलग जोड़ लो। इवन वाला तो एक ही है, अगर चौथा भी होता, 4 सेट बन रहे होते तो फिर दूसरे चौथे को जोड़ते, पहले तीसरे को जोड़ते। तो पहला तीसरे को जोड़ा, 335 प्लस 34 विल बी 369, और दूसरा सेट तो अकेला ही है 334। इनका डिफरेंस निकालो। इनका डिफरेंस अगर 0 आ जाए या 7 का मल्टीपल आ जाए, जैसे 11 में सेट बना रहे थे ना, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के, यहाँ पर सेट्स के सेट बनाने हैं ना, है ना। पहला सेट तीसरा सेट अलग जोड़ो, दूसरा सेट चौथा सेट अलग जोड़ो, और फिर उन दोनों सम्स का डिफरेंस निकालो। वो डिफरेंस अगर 0 आ जाए या 7 का मल्टीपल आ जाए तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। जैसे कि 35 आया अभी, तो ये नंबर एंटायरली डिविजिबल बाय 7 है। और बिल्कुल यही रूल लगाओ और डिफरेंस निकालो, और डिफरेंस अगर 13 की टेबल का आ जाए, मतलब 13 आ जाए, 26 आ जाए, 39 आ जाए, 52 आ जाए या 0 आ जाए, तो वो पूरा नंबर 13 से भी डिविजिबल, ठीक है। अभी 35 7 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर 7 से डिविजिबल तो है पर 13 से डिविजिबल नहीं। अगर यहाँ पर 39 आ गया होता डिफरेंस, तो ये नंबर 13 से 13 से डिविजिबल हो जाता। तो ये एक रूल होता है, ठीक है। ये कुछ नंबर्स में तो बहुत फटाफट एप्लीकेबल हो जाता है, जो इजी नंबर्स होंगे, जैसे 111888, है ना। अब ये नंबर है, इसके 3 के सेट बनाओगे और डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आया 777, तो 777 तो 7 से कटता है, मतलब तय है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल, ठीक है। तो 7 और 13 के लिए हम ये ऐसा ट्रिपलेट्स वाला रूल यूज करते हैं, फिर ऑड सेट्स और इवन सेट्स का सम निकाल के सम का डिफरेंस निकालते हैं, और उसको देखते हैं डिफरेंस 0 या 7 का मल्टीपल आ जाए, और 13 के केस में 13 या 0 का मल्टीपल, 0 या 13 का मल्टीपल। क्लियर है सबको या किसी को डाउट? तो हमने 248 के रूल, 525 125 के रूल, 10 100 1000 के रूल, 3 और 9 के रूल, 11 के रूल पहले सीखे, फिर कंपोजिट नंबर के रूल्स जो पेयर्स को-प्राइम पेयर से बने, और फिर 7 और 13 का रूल। चलो, डाउट नहीं है तो जल्दी से आपके लिए सामने है 4 क्वेश्चंस। चारों क्वेश्चन के आंसर्स ऑप्शन में दिए हैं, आपको सही ऑप्शंस चारों मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भेजने हैं, एंड यू हैव 3 मिनट्स टू डू सो। 3 मिनट के अंदर चारों आंसर्स भेजने। चलिए तो देखें जरा आंसर्स। 11th का आंसर है 5, 12th का आंसर है 6 and 2, 13th का आंसर है ऑल ऑफ दीज, और 14th का आंसर है 9। B, C, D, A, that was the right answer sequence। ठीक है भाई, पहले सिंपल है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं बिफोर वी मूव अहेड, आपको पिछला सेशन जो हमने अटेंड किया था क्यूए का, और आज का सेशन जो अटेंड किया, इसके थ्रू हम लोगों ने आपकी जो कॉन्सेप्ट बुक है, आप लोगों को पूरा बुक का सेट मिला हुआ है। उस बुक में, सारी बुक्स में आपके पास 3 कॉन्सेप्ट बुक्स आई हैं। एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कॉन्सेप्ट बुक है, एक वर्बल एबिलिटी की, और एक डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग DILR की कॉन्सेप्ट बुक है। तो जो हमने क्यूए की कॉन्सेप्ट बुक है उसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, यानी कॉन्सेप्ट 1 और एक्सरसाइज 1 है पहले चैप्टर में, फिर कॉन्सेप्ट 2 और एक्सरसाइज 2 है दूसरे चैप्टर में। तो ये दोनों के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर रेफरेंस बुक में भी यही टॉपिक्स हैं, वो एडिशनल प्रैक्टिस के लिए हैं। आप और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, थोड़ा थ्योरी भी और उसके टेक्निक्स और पढ़ना चाहते हो, तो आप वो रेफरेंस बुक जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, नंबर थ्योरी अलजेब्रा वाली, वो भी पढ़ सकते हो वहां से भी, ठीक है। उसमें भी जो यूनिट 1 है वो आपके यही टॉपिक को कवर करता है। और सबसे पहले जो करना है वो आपको कॉन्सेप्ट बुक जो है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कॉन्सेप्ट्स, उसका यूनिट 1 और यूनिट 2, यानी कि कॉन्सेप्ट 1 एक्सरसाइज 1 और कॉन्सेप्ट 2 और एक्सरसाइज 2, ये आपको सॉल्व कर लेने। अभी एक पोर्शन बचा हुआ है वैसे कॉन्सेप्ट 1 का, LCM और HCF वाला, और आप लोग शायद LCM HCF जानते होंगे, आप लोग उन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर कीजिएगा, अदरवाइज वो हम अगले सेशन में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ LCM HCF का पोर्शन बचा है यूनिट 1 का, बाकी यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों कंप्लीट हो गई, तो आप उनके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, और तभी फायदा होगा जब हम
जो क्लास में सीख रहे हैं उसके कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो स्टडी मटेरियल आपको इसीलिए दिया गया है कि जो क्लास में सीखें उसे अप्लाई करने के लिए, उसके लॉजिक यूज करने के लिए आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सो मेक श्योर यू सॉल्व कॉन्सेप्ट 1, एक्सरसाइज 1, कॉन्सेप्ट 2 एंड एक्सरसाइज 2 बिफोर द नेक्स्ट क्लास ऑफ माइंड, है ना, अगली क्यूए की क्लास के पहले तक। चलिए तो जल्दी से देखें इनके सॉल्यूशंस। पहला वाले क्वेश्चन में तो डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करनी थी, यानी सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सारे डिजिट्स का सम जो है वो 22 आ रहा है और उसके अलावा एक x और है, तो 22 प्लस x 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 27 बनाना पड़ेगा। सो x की वैल्यू 5 होगी। दूसरे क्वेश्चन में 88 से डिविजिबिलिटी है, तो 88 से डिविजिबिलिटी होना यानी कि 8 से और 11 से, 8 से और 11 से दोनों से ये नंबर कटना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट का नंबर, यानी 35Q। ये जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 से डिविजिबल कब होगा, Q की कौन सी वैल्यू रखने पे होगा वो आपको चेक करना है। तो 8 से डिवाइड करोगे, Q की वैल्यू 2 रखने पे ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 8 4 32, ठीक है, 3 रिमाइंडर बचेगा। अब उसमें 3 में आगे क्या रखें कि डिविजिबल बाय 8 हो जाए, तो 32 के लिए 2 ही लाना पड़ेगा, तभी पूरा 44 टाइम्स जाएगा। तो Q शुड बी इक्वल टू 2। अब Q अगर 2 हो गया, है ना, Q 2 हो गया, ये तो तय हो गया। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ए और सी में से आंसर आएगा, क्योंकि दोनों में ही Q की वैल्यू 2 है। और अभी P की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ऑप्शन में अलग अलग P की वैल्यू। तो अब हमारा नंबर क्या हो गया, 1568 P352, ये हमारा नंबर है, ठीक है। और 11 का रूल अब लगाओगे। 11 के रूल के लिए पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, इनको अलग जोड़ोगे। 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 प्लस P, तो 12 प्लस P आ गया ऑड डिजिट्स, ऑड प्लेसेस का सम। और इवन प्लेसेस 5 और 8 13 और 3 16 और 2 18, और इवन प्लेसेस का सम आ गया 18। अब 18 और 12 प्लस P, इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो 0 लाने के लिए P को क्या रखना पड़ेगा, डिफरेंस 0 आ जाए, P को 6 रखना पड़ेगा। 12 प्लस P शुड बी इक्वल टू 18, तो P शुड बी इक्वल टू 6, इसलिए आंसर इज C, P इक्वल टू 6 एंड Q इक्वल टू 2। और 13th क्वेश्चन में भाई अगर आप 11 से चेक करोगे तो कर सकते हो, है ना। वैसे आंसर ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि तीनों से ही कट रहा है। 7 से डिविजिबल भी है, 11 से डिविजिबल भी है और 13 से भी है। आप तो सबसे पहले अगर 7 से चेक कर लेते तो क्या करते, 3-3 के सेट बनाते। सॉरी, गलत सेट बना दिया मैंने, एक सेकेंड। होल्ड ऑन, है ना, मैं जरा इसको क्लियर कर दूं। हम राइट हैंड साइड से 3-3 के सेट बनाते हैं। तो एक राइट हैंड साइड में 525 है, फिर दूसरा 540 है और तीसरा 15 बचा, सिर्फ 015 हो गया, ठीक है। तो 525 और 15 को जोड़ोगे तो दैट विल बी 540, और बीच वाला तो 540 ही है, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 0। 540 और 540 का डिफरेंस आ गया 0। अगर 0 आ गया तो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। भाई या तो 0 आ जाए या 7 का मल्टीपल और या फिर 13 का मल्टीपल आ जाए। तो 0 आ गया तो 0 तो दोनों की केस में ट्रू होता है, 7 का भी और 13 का भी। तो भाई अगर 7 और 13 दोनों से डिविजिबल है तो आंसर तो ऑल ऑफ दीज होना ही पड़ेगा। भाई दो ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते, है ना। हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में कभी भी दो ऑप्शन सही नहीं आते। वैसे ऐसे पेपर होते हैं कुछ एक जहां पर मोर देन वन ऑप्शन कैन बी टिक्ड, है ना, पर जनरली कंपनीज के कैंपस के टेस्ट में मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चंस नहीं होते। अगर होंगे तो उनके बारे में तब सोचेंगे। तो फिलहाल तो मेरा 7 भी करेक्ट आंसर आ गया, 13 भी करेक्ट आ गया, तो दो तो आंसर सही नहीं हो सकते, इसलिए तीनों सही हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज ही आंसर होगा। वैसे आप 11 की कंडीशन लगा के भी चेक करोगे तो वो चेक हो जाएगी और कंफर्म हो जाएगा, पर हमें वो करने की जरूरत क्या है। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में दो आंसर करेक्ट आ जाए तो आप ऑप्शन ढूंढो बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी वाला, या फिर ऑल ऑफ दीज वाला तो नहीं है कहीं। अगर वो है तो फिर वही आंसर होगा, ठीक है। और 14th क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर a एक इंटीजर है और a-2 डिविजिबल बाय 3 है, a-2 डिविजिबल बाय 3 है, तो a+1 इंटू a+4 किससे डिविजिबल होगा। सोचो जरा, अगर a-2 3 से डिविजिबल है तो इसमें अगर 3 जोड़ूंगा तो a+1 मिलेगा, और अगर a-2 में 3 और 3 दो बार जोड़ूंगा तो a+4 मिलेगा। तो अगर a-2 डिविजिबल है 3 से तो उसमें 3 जोड़ने पे भी डिविजिबल बाय 3 रहेगा, और a-2 अगर डिविजिबल है 3 से तो उसमें 6 जोड़ने पे भी डिविजिबल बाय 3 रहेगा। तो a+1 भी 3 से डिविजिबल है और a+4 भी 3 से डिविजिबल है।
तो अगर a+1 और a+4 दोनों 3 से डिविजिबल वाले नंबर्स हैं कोई भी, तो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट जो होगा वो ऑब्वियसली 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से डिविजिबल एक नंबर ले लूं 21, और 3 से डिविजिबल एक और नंबर ले लूं मान लो 27 से 30, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट आएगा वो 2 बार 3 से कटने वाला है ना, यानी कि 9 से कट जाएगा। So 2 numbers which are divisible by 3 when getting multiplied, obviously the product has to be divisible by 9. इसलिए आंसर A। तो इन चारों क्वेश्चन का आंसर B, C, D और A है। शायद किसी एक दो लोगों ने बाद में और भी करेक्ट आंसर दिए चारों, पर थोड़ा लेट दिए। चलिए, अभी जो हमने अब डिस्कस किया, जो सीखा, उसमें किसी को कुछ भी पूछना है? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन और डाउट? क्वेश्चन नंबर 12 है सर, एक बार और रिवीजन। थोड़ा जोर से बोलो, आवाज थोड़ी कम आई। क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर कोई कुछ बोल रहा था? क्वेश्चन नंबर 12 फिर से समझना है क्या? यस सर। ओके भाई, क्वेश्चन क्या है? 1568P35Q, इसमें P और Q की जगह कौन से डिजिट्स आएंगे वो हमें पता करने हैं, ठीक है। और ये नंबर पूरा 88 से डिविजिबल है। 88 से डिविजिबल है यानी कि 8 × 11 से डिविजिबल है, तो यानी 8 से भी कटने वाला है ये नंबर और 11 से भी कटने वाला है। तो 8 से कटने का रूल क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाला नंबर, लास्ट के 3 डिजिट का नंबर क्या है? 35Q, ये 8 से कटना चाहिए। तो 8 से कटने के लिए Q क्या रहे, तो आप डिवाइड करके चेक करोगे Q क्या रखने पर ही फुल्ली डिवाइड हो रहा है, तो Q 2 रखने पे ही डिवाइड हो रहा है। 352 इज डिविजिबल बाय 8। 351 नहीं होगा, 354 नहीं होगा, 355 नहीं होगा, 353 नहीं होगा, 357 नहीं होगा, सिर्फ 352 ही कट रहा है। तो Q की वैल्यू 2 ही होनी पड़ेगी। अब अगर Q की वैल्यू 2 हो गई, अब सिर्फ P मिसिंग डिजिट है और हमें 11 का रूल लगाना है। 11 का रूल मतलब ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम का डिफरेंस, दोनों सम का डिफरेंस जो है वो 0 या 11 आ जाए। तो हमने ऑड प्लेसेस का सम किया तो वो 12 + P आया था, और इवन प्लेसेस का सम किया तो वो 18 आया था। अब 18 और 12 + P का डिफरेंस हमको 0 लाना है, तो P की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 6। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। ओके, अभिषेक ने पूछा है लास्ट वाला फिर से समझा दीजिए। लास्ट वाला यानी कि A-2 वाला फिर से समझ लें जल्दी से। भाई A-2 एक नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं 3 और जोड़ दूं तो भी ये 3 से डिविजिबल है। 18 जैसे एक नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है, इसमें मैं 3 जोड़ूं 21 हो जाएगा, वो भी 3 से डिविजिबल रहेगा। और 3 जोड़ूं तो 24 हो जाएगा, वो भी 3 से। अगर 3 से डिविजिबल नंबर रहे और उसमें मैं 3 बढ़ाते जाऊं तो जो भी आंसर आएंगे वो सब 3 से डिविजिबल ही रहने वाले हैं, करेक्ट। तो A-2 अगर डिविजिबल है तो A+1 यानी कि उसमें +3 करने पे ये भी डिविजिबल बाय 3 है, और 3 जोड़ दें तो A+4 भी डिविजिबल बाय 3 है। तो अगर A+1 और A+4 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट आएगा वो 3 × 3 यानी 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, है ना। मैंने एक नंबर ले लिया मान लो 18 और एक और नंबर ले लिया 3 ज्यादा यानी कि 21। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली 9 से डिविजिबल होने वाला है ना। ये 3 से कटने वाला है, ये 3 से कटने वाला है। 18 और 21। इज दिस क्लियर ललित नाउ? नहीं, ललित नहीं, किसने? अभिषेक ने पूछा था ना। अभिषेक, इज इट क्लियर नाउ? ओके, चलिए, किसी और का कोई लास्ट डाउट बचा हो तो जल्दी से पूछे, एल्स वी कैन क्लोज द सेशन फॉर द डे। वापस याद दिला रहा हूं कि सभी लोगों को कॉन्सेप्ट 1, एक्सरसाइज 1, कॉन्सेप्ट 2 और एक्सरसाइज 2 के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कॉन्सेप्ट बुक में से। रेफरेंस बुक अलग है, आप अभी कॉन्सेप्ट बुक सॉल्व करेंगे। अगर एक्स्ट्रा टाइम हो तो रेफरेंस बुक पे आप मूव कर सकते हैं। ये चैप्टर रेफरेंस बुक में नंबर थ्योरी अलजेब्रा वाली जो कॉन्सेप्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, उसमें मिलेगा। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, LCM HCF मैंने नहीं करा पाया है क्योंकि अपने पास समय कम बचा है, तो वो अगर जरूरत होगी तो फिर मैं आगे आपको करा दूंगा। अभी फिलहाल आप खुद जरूर ट्राई करें LCM HCF के क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट शीट में है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, गुड डे।